ऋतिक रोशन की पेड ऑलमोस्ट 380 करोड़, हार्दिक पांड्या इन 42 करोड़, चाहल 4.5 करोड़ के आसपास का सेटलमेंट है। सो ये इतना बड़ा बड़ा अमाउंट एलिमनी में, सेटलमेंट्स में, ये कहाँ से कैलकुलेट होता है? And a lot of these cases, if the matter actually went to the court and it was left for the judge to decide, most likely most of these wives would not have gotten a single rupee. आज का जो लीगल सिस्टम है, इज इट रिग्ड, इज इट बायस्ड, और इज इट कंप्लीटली न्यूट्रल इररिस्पेक्टिव कि वो रिच इंसान है, वो गरीब इंसान है? इस बारे में मैंने कभी बात नहीं करी है। मैं एक बार सीबीआई से अरेस्ट होते होते बचा। I got beaten up inside the court premises. The system exists as it is and it looks very broken from the outside. But आपको खुद का पहला केस याद है? there's a guy, he was courting this girl. Wedding night, she says, let's not get intimate. He's like, bhai, take your time. And then about 3 months later, she was in the bathroom. He picks up her phone. And there is one guy जिसके साथ 500 मैसेजेस चल रहे हैं सालों से। शादी के बाद ये वाला ओयो रूम की बुकिंग की पेमेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड उनके घर से, नोएडा के घर से बेरली 500 मीटर दूर एक सस्ते ब्लडी खोपचे में ओयो रूम्स में दे वर शैकिंग अप द वाइफ एंड हर बॉयफ्रेंड। सो लाइक सैड, राइट? आदमी लोग ज्यादा झूठ बोलते हैं या वुमेन ज्यादा झूठ बोलती है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिवोर्स? आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम आपके लिए और इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाते रहें। एंड जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने अच्छे गेस्ट को हम आप तक लेके आ पाएंगे। एंड सब्सक्राइब करना भाई एकदम फ्री है और सिर्फ 1 ही सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में, तो मैं वेट कर रहा हूँ, पहले आप सब्सक्राइब करो। थैंक यू एंड एंजॉय द पॉडकास्ट। पहला तो मुझे समझना है कि आज का जो हमारा लीगल सिस्टम है, राइट, इज इट रिग्ड, इज इट बायस्ड, और इज इट कंप्लीटली न्यूट्रल इररिस्पेक्टिव कि वो रिच इंसान है, वो गरीब इंसान है, वो एक समझदार इंसान है या नासमझ इंसान है? कोई भी अगर उस सिस्टम के आगे जाता है तो क्या सिस्टम उसको उसी नजरिए से देखता है जो नजरिया हर एक के लिए होना चाहिए, या कहीं पे कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि सामने वाले को लगता है system मेरे साथ fair नहीं है? क्योंकि बहुत लोगों का एक ऑब्जेक्शन आ जाता है कभी कभी, यार मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मैं वहां गया, मेरे साथ ऐसा हो गया। Right. सो पीपल हैव दैट काइंड ऑफ परसेप्शन समटाइम्स, और स्पेशली क्योंकि आपका एक्सपर्टीज मैट्रिमोनी, डिवोर्स, इन सब के ऊपर बहुत ज्यादा है। Right. तो मैं उसके लेंस से समझना चाहूंगा कि ब्रॉडली सिस्टम इसमें कैसे काम करता है, क्योंकि हम रोज आजकल देखते जाते हैं कि यार किसी का डिवोर्स हो रहा है और उसमें उसको एलिमनी देनी पड़ रही है। Right. सेलिब्रिटीज की तो खासकर लोग पीछे पड़े रहते हैं। इनफैक्ट मैं देख रहा था देयर आर क्लोज टू 5.6 करोड़ केसेस पेंडिंग। आपको तो और ज्यादा नंबर एंड फैक्ट्स पता होंगे। इंडिया में अगर मैं बोलूँ तो 15 जजेस हैं पर मिलियन, कंपेयर टू यूएसए जहाँ पे 150 जजेस हैं पर मिलियन पॉपुलेशन के, तो 10 टाइम्स है वहाँ पे। तो और यहाँ पे केसेस 30-30 साल तक चलते रहते हैं। तो सिस्टम के बारे में आज आपसे बात करनी है, और स्टार्ट में इससे करूंगा। जो मेरा सबसे पहला पॉइंट है ना, जो मैंने रिसर्च करते हुए मेरे को समझ में आया कि डिवोर्स के बारे में जब भी बात करते हैं ना, हम लोग हमेशा यही सुनते हैं कि यार आज शुरू होगा तो 6 साल 10 साल लग जाएंगे डिवोर्स होने में। जबकि मैं जापान के बारे में पढ़ रहा था, जापान में आपको 10 मिनट लगते हैं सिर्फ डिवोर्स करने में। आप जाओ कोर्ट में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, यू जस्ट हैव टू फिल अ फॉर्म एंड यू आर डिवोर्स्ड। वर्सेस इंडिया में जहाँ पे 10-10 साल 20-20 साल तक डिवोर्स का केस चलता है। तो मुझे समझना है कि जापान का सिस्टम फेयर है क्या इंडिया का सिस्टम फेयर है, वो आप बताओ। देखिए, ऑब्वियसली जापान के सिस्टम के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, राइट? बट इफ द इंटरनेट सेज कि जापान में 10 मिनट में डिवोर्स हो जाता है, लेट अस बिलीव इट फॉर अ मिनट। बट हैविंग सेड दैट, मेरी एक ये भी डिफिकल्टी है विद आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जापानीज मैरिटल लॉ सिस्टम कि भाई इंटरनेट पे जो लिखा जाता है ना, एक तो बहुत बार वो बहुत ही ब्रॉड जनरलाइजेशंस होते हैं, और बहुत बार एक तो प्योर मिसकंसेप्शंस होते हैं, और आज के दिन पे एआई के जमाने में प्योर हेलुसिनेशंस भी होते हैं, राइट? परहैप्स किसी ने कोई जोक मारा इन जापान कि जी 10 मिनट में भी डिवोर्स हो जाएगा, फॉर एग्जांपल दिस इज माय न्यू स्टार्टअप, एंड देन पीपल विल स्टार्ट रिपोर्टिंग कि भैया 10 मिनट में जापान में डिवोर्स होते हैं। आई मीन इंडिया के अंदर देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स विच आर रिपोर्टेड ऑन अ डेली बेसिस। अगर एक्स हुआ तो वाई होगा, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, मैट्रिमोनी लॉ में ऐसा होता है। और मेरी सबसे बड़ी दुविधा ये होती है, क्लाइंट मुझको फिर वो आर्टिकल व्हाट्सएप पे भेजता है, अमीश जी नाउ इट वोंट बी अ प्रॉब्लम, राइट? अब तो मेरा केस सॉल्व हो गया बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है जो ये आर्टिकल में लिखा हुआ है। अभी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, अभी वेरी रिसेंट, पिछले करीबन 15 दिन से हर कोई चीखे जा रहा है इंटरनेट पे। सुप्रीम कोर्ट कहती है अगर डीएनए टेस्ट में आ गया कि बच्चा तुम्हारा नहीं है तो तुमको मेंटेनेंस नहीं देनी पड़ेगी। अब मैं कहता हूँ, जब मेरे को किसी ने ये आर्टिकल्स भेजे ना, मैंने कहा भाई मेरे को आर्टिकल्स तो तुम भेजो मत, पहले तो तुम मुझे जजमेंट भेजो, क्योंकि मैं मान ही नहीं सकता कि ऐसा होता है, बिकॉज ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द लीगल सिस्टम इज सो फार, राइट? फिर किसी ने भाई एक दिन बाद भेज दी जजमेंट, ये ले जजमेंट तेरी है, जजमेंट में लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है।
मैंने कहा खोल के मैं पढ़ूंगा ना, उससे पहले ही मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि इतना एक्सेप्शनली अनकन्वेंशनल सिचुएशन होगा हाँ कि नॉर्मली ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी। मैंने पढ़ते हुए मैंने बोला देख लो जी, हाँ। इस वाली सिचुएशन में जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है डीएनए टेस्ट के बाद नहीं होगा, हम्म। भाई जो डोमेस्टिक मेड थी आदमी की, उसने शादी का झूठा वादा का एलिगेशन लगा के उसको रेप के एलिगेशन में बंद कराने की कोशिश करी। तो आदमी ने कहा भैया शादी कर लो, बेटर है। हम्म। शादी के दिन के एग्जैक्ट 28 दिन बाद बच्चा पैदा हो रहा है। ओ। ओके, उस बच्चे के पैदा होने के कुछ दिन बाद फिर लेडी जो है वो चाइल्ड सपोर्ट मांगती है। आदमी कहता है टू व्हाट एक्सटेंट डू आई बिलीव, परहैप्स सेक्सुअल इंटरकोर्स था नहीं था व्हाटएवर, शादी के 1 महीने के अंदर अंदर बच्चा हुआ है, हाँ। तो लेट्स डू अ डीएनए टेस्ट। वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट में लिखती है कि हम डीएनए टेस्टिंग को प्रमोट नहीं करना चाहते। अच्छा। आइडियली एनी कोर्ट शुड नॉट बी डायरेक्टिंग की डीएनए टेस्ट हो बिकॉज ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड रीजंस, द समरी ऑफ विच इज के डीएनए टेस्ट ऑल्दो होते तो कंक्लूसिव हैं, बट इंडिया में एक एविडेंस एक्ट का एक प्रिजम्पशन है कि अगर शादी के दौरान बच्चा पैदा होता है, तो शादी आज करी कल बच्चा पैदा हुआ तो भी एक इररिबटेबल प्रिजम्पशन माना जाएगा कि बच्चा हस्बैंड का ही है। भले डीएनए नहीं है प्रूव करता वो चीज। करेक्ट, बट बट चलो मैं दो चीजों के ऊपर बात करता हूँ, एक डीएनए वाला तो है ही है, बट मैं वापस एक बार जापान वाली स्टोरी पे आता हूँ। श्योर, अगर 10 मिनट में मान लेते हैं कि जापान में होता है, राइट, इज इट गुड, इज इट बैड इफ यू अप्लाई दैट टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट? इंडिया में आपको लगता है कि इस टाइम पे अननेसेसरी ड्रैग होता है या वो फेयर है? So let's say if you're talking about why can we not get a quick divorce, as quick as perhaps the weddings that we go through, हाँ। right? चलो मतलब इंडियन वेडिंग्स भी काफी लंबी खिंच जाती है। मैं कहता हूँ चलो 10 दिन की शादी है तो 10 सेलिब्रिटीज दिन को में तो डिवोर्स भी हो जाना चाहिए, हाँ सही बात है। राइट। नाउ इसमें भी काफी बातें हैं। एक एस्पेक्ट है कि म्यूचुअल डिवोर्स में कितना टाइम होना चाहिए, राइट। म्यूचुअल डिवोर्स अगर दोनों पार्टी कहती है कि हमको दोनों को डिवोर्स चाहिए और बिना किसी फ्रिक्शन के डिवोर्स चाहिए, तो कितने टाइम में वी शुड बी गेटिंग डिवोर्स। डिवोर्स? नॉर्मली कोई कहेगी भाई अगर भाई हमने जाके फेरे करे, हमने जाके या तो कोर्ट मैरिज करी, कितना 1 दिन का टाइम लगा, 1 दिन में भाई डिवोर्स ले लो। हाँ मतलब तुम चाहते भी हो ना कि डिवोर्स हो जाए, स्पेशली जैसे फॉर एग्जांपल हिंदू मैरिज एक्ट अमंग हिंदूज, शादी आज करी है और कल रियलाइज आता है उप्स इट्स नॉट फॉर अस, स्पेशली हाँ इन एन अरेंज मैरिज सेटअप जहाँ पे तुम जानते नहीं हो एक दूसरे हाँ को ज्यादा, मे बी कोर्टशिप थी या नहीं थी, हाँ। एंड आज शादी हुई एंड भाई बहुत ही ज्यादा हॉरिबली बैड एक्सपीरियंस नॉन हो गया। कंपैटिबिलिटी है, हाँ हाँ। राइट। तुम बोलते हो कल जी लेट्स गेट अ डिवोर्स, आप अगले 1.5 साल तक तो डिवोर्स ले ही नहीं सकते। 1.5 साल मिनिमम है। 1.5 साल मिनिमम है, एवरीथिंग कंसिडर्ड फॉर यू टू गेट अ डिवोर्स। और इस 1.5 साल में क्या ऐसा होता है? देखिए जो बस कानून में ये कहते हैं कि हम ट्रीट करते हैं मैरिज एज अ सैक्रामेंट, हाँ वी डू नॉट वांट यू टू रश इनटू डिवोर्स। तो इन परहैप्स आई से द लेजिस्लेचर शुड से इफ यू डोंट वांट पीपल टू रश इनटू डिवोर्स, देन यू शुड परहैप्स एनकरेज पीपल टू कि वो शादी में भी इतना रश ना करें, हाँ। राइट। अगर डिवोर्स कराने में मिनिमम 1.5 साल लगेगा, तो जी आप फिर मतलब शादी कराने में भी आपको कम से कम आपका जैसे डिवोर्स लॉ में कॉन्सेप्ट होता है कूल ऑफ पीरियड का। हाँ हाँ। तो अगर मैं और मेरी वाइफ जो है डिवोर्स पाना चाहते हैं, तो हम अप्लाई करेंगे। उसमें हम कहते हैं कुछ स्टेट्स में होता है वी कॉल इट फर्स्ट मोशन एंड सेकंड मोशन। कुछ स्टेट्स में मैंने आज पिटीशन लगा दी, जज कहता है मैं आज तो डिसाइड ही नहीं कर सकता, मैं 6 महीने बाद की डेट दे रहा हूँ। उस 6 महीने की डेट पे अगर आप आके बोलते हो कि हमें अभी भी डिवोर्स चाहिए, तो मैं आपको उस टाइम पे डिवोर्स दूंगा। दैट्स कॉल्ड द कूल ऑफ पीरियड। अच्छा। और दिल्ली एंड काफी अदर स्टेट्स में हमने आज जैसे डिवोर्स का पिटीशन लगाई म्यूचुअली कि हम भाई दोनों चाहते हैं, तो जज उसको आज कहेगा फर्स्ट मोशन इज अलाउड, फिर 6 महीने बाद आपको फिर से जाके लगाना है, फिर जज बोलेगा सेकंड मोशन इज अलाउड, नाउ डिवोर्स इज ग्रांटेड। फर्स्ट मोशन सेकंड मोशन का क्या मतलब हुआ? बस इट्स अ टर्मिनोलॉजी दैट हैज बीन क्रिएटेड। 6 महीने का हर बार कूल ऑफ पीरियड होता है। कूल ऑफ पीरियड अमंग हिंदूज एक 6 महीने का होना चाहिए। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, काफी सारी जद्दोजहद के बाद सुप्रीम कोर्ट कहती है कि देखो जी, अगर आप चाहते हो कि 6 महीने का कूल ऑफ पीरियड ना हो, तो कोर्ट केस टू केस बेसिस पे कंसिडर कर सकती है कि 6 महीने नहीं, इफेक्टिवली फिर आपका 1 से 1.5 महीने में आपका हो जाता है। बट हाउएवर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मिनिमम 1.5 साल शादी को हो जाना चाहिए, तब जाके आप वो 6 महीने का कूल ऑफ पीरियड आप सेट असाइड करा सकते हो। अच्छा। तो अगर शादी को जी 5 साल हो गए हैं, उसके बाद आप चाहना चाहते हो, तो और दोनों म्यूचुअलिटी है, यू कैन गेट अ डिवोर्स प्रोसीजरली, एक्चुअली प्रैक्टिकली स्पीकिंग करीबन 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका डिवोर्स हो जाएगा। तब हो जाता है। पर अगर जी अच्छा। आज शादी करी, कल आप चाहते हो डिवोर्स करा दो, हम्म। 1.5 साल कहीं गए, बाय बाय, ठीक है। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग वेरी ट्रेजिक कॉन्सेप्ट इज annulment। का मतलब होता है कि लेट अस ट्रीट कि ये शादी हुई ही नहीं। हाँ करेक्ट। उसका प्रोविजन, उसका प्रावधान भी है हमारे कानून में, बट उसको एक्चुअली कैसे डील किया जाता है मेरे को दिखा दो। इट इज सो ट्रेजिक, सो ट्रेजिक। फॉर एग्जाम्पल, एक लेडी है, उसको ये बताया गया है कि ये आदमी है, ही इज अ हेल्दी मैन, इसको कोई मतलब तकलीफ नहीं है, इसको कोई मतलब डिसेंट फैमिली है, डिसेंट जॉब है, यू नो शराब गुटके का शौक नहीं है। ये सारे आश्वासन दिए गए, ही पुट्स अप गुड प्रिटेंसेस। शादी की रात पे पता चलता है कि ये तो जी
30 साल का नहीं है, ये तो 50 साल का है, हम्म। सर पे बाल नकली है, तंबाकू गुटखे का एडिक्शन है, साथ में आई डोंट नो व्हाटएवर लाइक इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, फर्टिलिटी इश्यूज हैं, यू नेम इट, ही इज द पैकेज डील, हाँ, ठीक है, हाँ। एवरी एस्पेक्ट की भाई ये बस खत्म है। लड़की कहती है मेरी लाइफ में क्या, एंड लेट्स से ऑन टॉप ऑफ इट ऑल, चेरी ऑन द टॉप, मेरे पास एक लेडी आई थी, हस्बैंड गे भी है, ठीक है जी, अच्छा। नाउ ऑल ऑफ दिस इज देयर, एंड लेडी कहती है भाई लेट मी गेट आउट ऑफ दिस इमीडिएटली, लेट मी फाइंड समवन एल्स, आई कैन मूव ऑन विद माय लाइफ, ये बहुत बड़ी जिंदगी की गलती हो गई, अब आगे बढ़ो। तो जी अनलमेंट पिटिशन लेडी कहती है कि ट्रीट दिस, बिकॉज अनलमेंट का मतलब क्या है कि मेरे साथ धोखा हुआ, धोखे रिप्रेजेंटेशन, यू नो, ये मिसकंसेप्शन में मेरे से शादी कराई गई, अनल दिस मैरिज। अब लेडी, जैसे आपका ये भी सवाल था कि इतने साल लगते हैं, राइट, सो एक इलस्ट्रेशन मैं दे रहा हूँ, लेडी लगाएगी एक अनलमेंट पिटिशन कोर्ट के अंदर, एंड ऑब्वियसली मतलब यू नो इफ द टेबल्स आर रिवर्स, तो फिर यू नो आदमी लगा रहा है अनलमेंट, सो इंसान लगा रहा है अनलमेंट पिटिशन बिफोर द कोर्ट। और कितने दिन के अंदर शादी के लगाना होता है एनलमेंट, ऐसा कुछ रूल है? इफ आई एम नॉट, अब देखिए प्रॉब्लम ये होती है ना, हम अनलमेंट इतने कम करते हैं क्योंकि सक्सेसफुल ही नहीं होते, अच्छा। जिसकी वजह से मुझे याद नहीं, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ माई मेमोरी सर्व्स मी करेक्ट, विद इन 1 year ऑफ डिस्कवरिंग दी फ्रॉड यू कैन फाइल फॉर अनलमेंट। अच्छा। बट अगेन आपने मुझसे टेक्निकल सवाल पूछ लिया, जैसे हाँ। बहुत सारे क्लाइंट्स पूछते हैं कि जी क्या क्या नुआंसेस है बता दो, हाँ। मैं कहता हूँ पहले आप ये इलस्ट्रेशन सुन लो, हाँ। उसके बाद आप बोलोगे आपके सारे सवाल रिडंडेंट हो जाते हैं, ठीक यू नो है। व्हाई, बिकॉज आपने जी फॉर एग्जांपल आप लेडी हो, पता चला हस्बैंड ऑन एवरीथिंग भाई, मतलब यू नो 20 years ओल्डर, होमोसेक्सुअल, ब्रोक, यू नो, बिल्कुल मतलब एवरीथिंग, राइट। तो मैंने जी कल लगा दी अनलमेंट पिटिशन फैमिली कोर्ट के सामने, फैमिली कोर्ट जज साहब के सामने, मैं खड़े होके, मैं और मेरा वकील दोनों कह रहे हैं जज साहब देखो इतना ट्रेजिक हॉरर नाइटमेयर टू कॉल माई सेल्फ अ वाइफ ऑफ दिस पर्सन, हाँ। आई फील लाइक किलिंग माई सेल्फ, इतना बुरा हाल है जी। जज साहब क्या बोलेंगे, इशू नोटिस रिटर्नेबल ऑन, डिपेंड्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, 2 से 5 महीने की डेट, ठीक है जी। अच्छा। उसमें अब पतिदेव आए ना आए डजेंट मैटर जी, एक और डेट दे दो, एक और डेट दे दो, 2-3 डेट तो ऐसी कि आ रहा है नहीं आ रहा है एक्सेट्रा, मान के चलो कि अगली डेट पे आदमी आ जाता है, आदमी आके बस ये बोलता है माय लॉर्ड आई हैव नॉट रिसीव्ड अ कॉपी ऑफ द पिटीशन, जबकि 6 उसको पिटीशन की कॉपी भेज चुके हैं, ईमेल से, व्हाट्सएप से, पिटीशन पे स्पीड पोस्ट से भेज चुके हैं, सारी रसीदें, मेरे पास तो कॉपी नहीं आई जज साहब, आप दे दो। हाँ। चलो जी, अगली डेट। एक और कॉपी दी, फिर डेट लग गई, अगली डेट पे माय लॉर्ड एक और डेट चाहिए, थोड़ा सा वो एफिडेविट रेडी नहीं है, मैं आके करता हूँ, चलो जी एक और डेट। उस डेट पे आके आदमी अपना जवाब देता है, अब लड़की कहती है देखो इसका जवाब है, जो भी बोल रही है, बोल रहा है कि मैंने झूठ बोला है, ठीक है, बट जज साहब आप फैक्ट्स देख लो ना, आप इसकी रिपोर्ट्स देख लो जो मैंने लगाई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अनइम्पीचेबल, हाउ। जज साहब क्या बोलेंगे, चलिए जी फॉर प्लेंटिफ एविडेंस और या फिर फॉर पिटिशनर एविडेंस 4 महीने बाद की और डेट, उसके बाद आओगे करोगे, फिर दूसरी पार्टी की एविडेंस, उनका फिर क्रॉस एग्जामिनेशन, उसके अंदर जी जज साहब छुट्टी पे, कोर्ट स्टेनोग्राफर छुट्टी पे, स्ट्राइक हो गई थी जी कुछ नहीं हो सकता, फिर उसके बाद दूसरी पार्टी का वकील नहीं आ रहा जिसको डिले करना है, आपका वकील नहीं आ रहा, एक दूसरी पार्टी कोई बहाना मार के चली गई, किसी ने कुछ अपील लगा दी तो ऊपर कोर्ट में अपील में फंसा हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एन अनलमेंट पिटिशन विल टेक बिटवीन मिनिमम 3 to 10 years टू गेट डिसाइडेड, ठीक है जी। और उसमें भी फिर मतलब हाँ जी चलो ठीक है कर देते हैं अनल, ये तो हो गया लड़की की साइड से। हाँ। लड़के के साइड से ऑल दिस, बट विद द फर्स्ट मोमेंट लड़की को पिटिशन की कॉपी मिलती है ना अनलमेंट की, हाँ। कि देखो जी शी इज 20 years ओल्डर, शी डजंट हैव रियल हेयर, मे बी शी इज अ लेस्बियन एक्सेट्रा व्हाटएवर, तो आदमी कहता है मुझे दे दो डिवोर्स या हाँ। अनलमेंट दे दो, छूटते ही लेडी जो है वो तो डिले टैक्टिक्स करती है, हाँ। साथ में वो अपना डाल देती है डाउरी हरासमेंट की कंप्लेंट, डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट एंड मेंटेनेंस का हाँ। केस। अब उसमें अगर पति जाके बोलता है भाई ये सब हो रखा है, मैंने पिटिशन आज फाइल करी, उसको समन्स जब 1 महीने बाद जब इस तारीख को मिले, उसके अगले दिन इसने सारी कंप्लेंट फाइल करी है, माय तो लॉर्ड, पहले कहा थी। हाँ। एंड द जज सेज इशू नोटिस रिटर्नेबल ऑन सो एंड सो डेट, और जी आप आ रहे हो, उसमें जज साहब बोल रहे हैं, आप बोल रहे हो जज साहब को, जज साहब शी इज अ लेस्बियन, हाँ। चीटेड मी, व्हाट्सएप चैट्स है जहाँ पे ये अपनी माँ को बोल रही है कि मम्मी मैं इसको बहुत नापसंद करती हूँ, बट आपने बोला कि पैसे के लिए इससे शादी करके इसके ऊपर झूठे केसेस मम्मी करके मैं निकल जाऊंगी, ये चैट दिखा रहे हो आप। हाँ। जज साहब कहते हैं सब ये देखो ये तो बात की बात है, एविडेंस की बात है, अभी आप अपना इनकम एफिडेविट सबमिट करो कि आप कितना कमाते हो, कितनी आपकी नेटवर्थ है, ताकि हम वाइफ के फेवर में मेंटेनेंस का ऑर्डर दे सकें। वाओ। इट इज़ दैट ट्रैजिक, इट इज़ दैट हॉरिबल। और अगर आपको लगता हो कि ये कुछ ज़्यादा एग्जैजरेटेड चीज़ है, ग्रांटेड इट डजंट हैपन टू एवरी सिंगल पर्सन इन द कंट्री, एंड ग्रांटेड यू नो देयर आर अ लॉट ऑफ यू नो men in this country, women in this country, फर्क ही नहीं पड़ता भाई, लाइफ चल रही है जैसी चल रही है, यू नो। बट कुछ लोग जिनका अच्छा एम्बिशन था, जिनका मे बी अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स थे लाइफ में, आदमी जो अच्छा कमा रहे थे, औरत थी जिसकी जो भी आई डोंट नो यू नो फाइनेंशियली सक्सेसफुल थी या जवान थी, यू नो शी हैड अ यू नो ब्राइट लाइफ अहेड ऑफ हर, सब कूड़ा कर दो, देयर आर नो रेपरेशंस। कमिंग बैक टू योर पॉइंट, के शुड देयर बी समथिंग क्विक, एब्सोल्युटली शुड देयर बी
स्पेशली इन केसेस ऑफ से म्यूचुअल कंसेंट, राइट? हाँ म्यूचुअल कंसेंट में अगर कोई आज बोल रहा है जी गलती हो गई, आप इसको वो करो, स्पेशली म्यूचुअल, राइट? द प्रॉब्लम विद कॉन्फ्लिक्ट इज हाउ डू वी नो, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अ जज और इफ यू आर अ जज, two people come in front of you and they start telling their stories. Is it that you will be able to figure out what is the reality, or it will be like who do you believe more? And that is why judges have to be very careful. I am not saying कि इसलिए इसको 5 से 10 साल चलने दो, but I would say I have examined other jurisdictions around the world जहाँ पे they say कि चलो ठीक है भाई, मतलब 2 हफ्ते में या 1 महीने में नहीं हो रहा, but there are a lot of things that can be done quickly, हाँ ठीक है? And इसमें आप जी मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल एविडेंस कराना ही है, टेस्टिमनी करवानी है पार्टीज की या उनके विटनेसेस की, तो भाई एक डेट सेट करो, थोड़ा जल्दी जल्दी चीजें करो, 3 महीने में 6 महीने में निपटा दो एविडेंस कलेक्ट करके। भाई जो 10-10 साल चल रहा है, दिस इज एक्चुअली वेरी अबॉरेंट। अगर कोई सोचे, मतलब देखिए एज अ जज इट्स वेरी इजी, मेरे सामने भाई 100 केस है, मैं क्या करूं, राइट? यू आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग फॉर मी, यू आर अ केस फाइल नंबर, यू आर ए वर्सेस बी, C versus D, X versus Y. For me, सही that's बात है। what you are. For a lawyer, what are you? But भाई, my bread and butter. हाँ ठीक है ना? That's all that you are to me. हाँ But as a society, we have failed. हाँ For बट ये क्या फंक्शन है, क्योंकि हमारे जजेस का जो पर मिलियन पॉपुलेशन है इट्स वेरी लेस, लाइक द सिस्टम नीड्स सो मेनी जजेस एंड सो मेनी लॉयर्स कंपेयर टू यूएस एंड ऑल दैट। एक तो ये रीज़न है, दूसरा रीज़न ये है कि सिस्टम में वो ओवरऑल नहीं हुआ। जो 200 साल पुराने लॉज हैं उनको भी चेंज करना है जो अभी तक नहीं हुए। द वे द सोसाइटी इज़ एडवांसिंग, ये दोनों है या इनमें से कोई एक ज़्यादा है जिसकी वजह से इतना टाइम लगता है? इसमें ना मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दूंगा, जो आपने पहले भी एक सवाल पूछा था कि सिस्टम खराब है या सही है। देखिए जी, जब तक चीजें बिल्कुल टूट के बिखर के खत्म नहीं होने को हो रही होती ना, तब तक कोई भी चेंज नहीं लाना चाहता, बिकॉज the system exists as it is and it looks very broken from the outside, but it is perfect for the people who have created it, who are partaking in it and who are benefiting from it. The system is perfect for judges जिनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। अब देखिए, to be fair to them, मेहनत करते हैं, but you know, अपनी तरफ से अंदर से एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो मेहनत करनी चाहिए ना एक जज को, वो जज नहीं करते हैं इस देश के अंदर। दे आर मोर लाइक कागज है, करप्ट जज है या खराब जज है या इनकॉम्पिटेंट जज है, बस मेरे बारे में कुछ कोई खराब ना बोले, दैट्स व्हाट द जज केयर्स अबाउट। पुलिस वाले क्या भाई, दे केयर अबाउट अगेन नौकरी ना जाए, सबसे ज्यादा बड़ी बात है, उसके ऊपर से थोड़ा सा बन जाए। क्यों? क्योंकि झूठे केसेस इस देश के अंदर वैसे ही इतने होते हैं, हमने औरों के ऊपर होते देखे, हमने औरों के ऊपर करे हैं, किसी दिन हमारे ऊपर भी आएंगे, तो उससे बचने के लिए थोड़ा सा एक अच्छा पैसा बना लो, एक थोड़ा एक थोड़ा सा मोटी पोटली बना लो, क्योंकि जैसे हम औरों को लूट लूट के पोटली बना रहे हैं, फिर जब हमारा जिस दिन मौका आएगा उस दिन हमारे को भी ये पोटली आधी आधी से ज्यादा खाली करनी पड़ेगी औरों की पोटलियां भरने के लिए, क्योंकि भाई कर्म वाली बातें घूम के आएगा वापस। वकीलों के लिए भी अगेन, अगर सिस्टम इतना क्लियर कट है कि जज या पुलिस वाले एविडेंस को देख के बोलते हैं वी आर टेकिंग स्विफ्ट करेक्ट डिसीजन एंड वी आर डूइंग जस्टिस, तो फिर वकील की कितनी जरूरत, वकील का कितना काम, फिर वकील की फीस क्यों? एंड दैट इज व्हाई लॉयर्स आर इक्वली, I must say it, as sad as I feel to say it, we are equally to blame, right? So it is perfectly working for the stakeholders till the day that there is so much of breakdown. Either there is complete loss of faith by the public in the system, or let's say the government's money dries up, so it says we don't have any money to pay the judges and the cops, or I don't know, there are people on the streets who are protesting so bad कि भैया मतलब like maybe Sri Lanka, like maybe other these नेपाल, फ्रेंच रेवोल्यूशन, कि भैया अब सब खत्म है, अब बाहर निकलो, राइट? ये मतलब खाली करके तुम्हारे हम घर के अंदर घुसेंगे। Unless that happens, I don't see things changing. An average litigant is the least of the concern, either of the judge or the police officer or the lawyer. And क्यों ऐसा क्यों? Because why would they care? Does caring for the average litigant benefit them in any way? I don't see that happening. It's a piece of paper. मतलब देखिए, बोलने से कि हाँ वी केयर अबाउट द सिटीजन, वी केयर अबाउट द इल्यूजन दैट शुड बी मेंटेन, राइट? इनफैक्ट जजेस इतनी बार अपने जजमेंट्स में बोलते हैं, मुझे तो कभी समझ में नहीं आया इसका कॉन्सेप्ट, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट शुड हैव सीम्ड टू बी डन। दिस इज लिटरली व्हाट दे राइट डाउन, ठीक है? किसी कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं, बट व्हेनेवर आई रीड दिस आई से this seems like such a big problem. जब भी आप ये must be seen to be done. It's a big problem. And I say, मतलब देखिए, will I say that everything is bad, everything is horrible? Then I start comparing. जैसे ये सवाल उठता है, right? Whenever I criticize the system so much, फिर मैं ये सोचता हूँ नितिन जी कि बाकी देशों को देख लो ना,
आर थिंग्स सो गुड ओवर देयर? आई हैव केस आफ्टर केस ऑफ पीपल टेलिंग मी कि भाई मेरे देश में मेरे साथ कितना गलत हो रहा है, कितनी चीज़ें खराब हो रही हैं, राइट? क्या भ्रष्टाचार अमेरिका में नहीं होता? आई हैव अ फ्रेंड टेलिंग मी, लोकल एक छोटे से शहर में उसने एक केस फाइल किया, जज जी करप्ट निकला, जज ने मेरा केस तो डिसमिस कर दिया, मेरे ऊपर ही जितना मैं $500,000 की अमाउंट मांग रहा था अपोनेंट से, हाँ जज ने मेरे ऊपर ही जी $200,000 की लीगल फीस की डिमांड लगा दी, टू बी पेएबल टू द अपोनेंट, जिसने मेरे को लूट के गया है जो, राइट? वाओ It's equally bad. Then अच्छा, एक तो हो गया, चलो is the justice system corrupt? Ours is the most corrupt. There are others which are more corrupt, right? Justice की बात है, तुम बता दो भाई दुनिया में which society, which place, which location do you say in this oasis of perfect wisdom यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई इनजस्टिस नहीं हुआ? आप कोई एक शहर का नाम लो, मैं वहां पहुंचता हूं, मैं 500 लोगों से पूछूंगा इनजस्टिस हुई, और कहाँ कहाँ से क्या क्या कहानियां निकल के आएंगी। हाँ तो मैं कहता हूँ एवरीथिंग कंसिडर्ड, मोर और लेस, बट यस, I mean, to be human is to strive to do more, to get more, to achieve more, हाँ and then perhaps create some change. तो उसके लिए आप बैठे, उसके लिए हम बैठे। हमने ये तो बहुत बात कर ली कि सिस्टम को काफी लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, राइट? मुझे ये भी बताओ कि जब आपको दिख रहा हो कि सामने वाले को सिस्टम की वजह से, स्पेशली वुमेन, क्योंकि वुमेन के साथ भी बहुत गलत होता है, और उसको सिस्टम की वजह से इंसाफ मिला हो, कोई ऐसा केस? क्योंकि हमने ना इंसाफी वाले करनों की बहुत बात कर ली, तो मुझे बैलेंस भी देखना है कि सामने वाले को कितना ऐसा बेनिफिट या प्रोटेक्शन मिलती है बिकॉज सिस्टम बहुत सही था। मेरे 2 क्लाइंट्स हैं जिनके लिए मैं काफ़ी मतलब खुश होता हूँ, बट आई विल नॉट से कि सिस्टम फेयर था, आई विल से कि हमारी मेहनत बहुत थी, हाँ और क्लाइंट्स का थोड़ा लक भी थोड़ा सा था, ठीक, जिसकी वजह से जितना खराब चीज़ें हो सकती थी उतनी नहीं हुई। अच्छा एक है मेरे क्लाइंट जिनका मैं नाम ले सकता हूँ क्योंकि पूरा देश जानता है, और अगर आप उनका नाम गूगल करोगे या फिर आप अगर गूगल करोगे दिल्ली का दरिंदा, तो उन भाई साहब का नाम आता है। क्या नाम है? सरबजीत सिंह बेदी अच्छा इज द गाय ऑन द मोटरसाइकिल, जिसका करीबन 10 साल पहले हाँ 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 फोटो आई थी, और पॉलिटिशियंस और मूवी स्टार्स और सबने बोला ये तो देखो दिस इज द प्रॉब्लम विद द कंट्री। आदमी बाइक पे बैठा हुआ है, लड़की फोटो डाल के बोलती है ही वाज हरासिंग मी इन पब्लिक, किसी ने मेरी मदद नहीं करी। वो आदमी अगले दिन न्यूज़ के सामने, टीवी के सामने आके बोलता है जी मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये मतलब वहाँ पे कोई ट्रैफिक वॉलंटरी सिविल सोसाइटी ट्रैफिक मैनेजमेंट कर रहे थे ये 6-7 लोग, तो ये लड़की और 2-3 और लोग आके कहते हैं आप रुक जाओ, आप लेफ्ट नहीं ले सकते हो। तो मैंने बोला जी लेफ्ट टर्न फ्री है, मैं लेफ्ट ले सकता हूँ, मैं क्यों रुकूं? तो उसमें कहती है नहीं तुम रुकोगे, मैं नहीं तो मैं बताऊंगी क्या होगा तुमको। एंड आई वाज लाइक जो करना है कर ले, मैं क्या मतलब मैं किस बात का डर रहा हूँ? हाँ एंड दिस इज व्हाट ही डज। एंड लड़की उसी टाइम फोटो खींचती है, बोलती है ही हरास्ड, और जानबूझ के पहले दिन पे ही शी सेज, जब पोस्ट डालती है ही हरास्ड मी, नॉट सेक्सुअली हरास्ड मी या क्या किया, ही हरास्ड मी एंड नोबडी हेल्प्ड मी। देखो जी दुनिया ऐसी है, और उसकी ऐसे पोस्ट डाली हुई है, ही इज लाइक मैं ऐसे कर रहा हूँ, हाँ तो दे आर लाइक कि देखो ये तो विक्ट्री साइन बना रहा है, इज लाइक हाँ जो करना है कर ले, मैं क्या करूँ, मेरे को तो लेफ्ट लेना है। हाँ ही सेज दिस एंड ही टेक्स हिज लेफ्ट एंड ही गोज अवे। एंड दिल्ली का दरिंदा गेट्स फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब कि भैया ये क्या पब्लिसिटी है, वी कांट हेल्प यू, सॉरी। पॉलिटिशियंस अवार्ड दे रहे हैं, कैश प्राइज दे रहे हैं बहन जी को, एंड फॉर स्टैंडिंग अप। फॉर स्टैंडिंग अप हाँ। अपेरेंटली। वो लेडी ने 4 बार बिल्कुल इनकंसिस्टेंट, बिल्कुल रैंडमली, बिल्कुल हॉरिबली अपनी कहानी चेंज करी है। पहले बोलती है हरास्ड मी, फिर बोलती है सेक्सुअली हरास्ड मी, फिर बोलती है कि अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाली, बोलता है आगे छोड़ आऊँ क्या। ऑल ऑफ दीज वर्जन्स चेंजिंग, राइट? चलो एक तो हो गया कि भाई इज देयर एनी इनकंसिस्टेंसी इन हर स्टेटमेंट्स व्हिच इटसेल्फ इज अ वैलिड ग्राउंड फॉर अक्विटल। ऑन द अदर हैंड देयर वाज सो मच कॉन्क्रीट प्रूफ, क्योंकि लड़की बोलती है मैं इस सड़क पे जा रही थी जब इस आदमी ने मेरे को हरास किया, जबकि एक मतलब एक वॉलंटियर सिविल सोसाइटी का पूरा ग्रुप था, उनकी व्हाट्सएप चैट थी कि हाँ भाई इतने बजे से इतने बजे हम लोग ट्रैफिक मैनेजमेंट करेंगे, और वो अकेली वहां पे नहीं थी, उनका पूरा ग्रुप था। एंड वो चैट्स उस व्हाट्सएप ग्रुप के लोगों ने मेरे क्लाइंट को भेजे कि देखो जी ये तो ऐसे बकवास कर रही है कि मैं जा रही थी, हम सब पार्ट ऑफ द ग्रुप थे वहां पे। देयर वाज एन एल्डरली जेंटलमैन जो अपने स्कूटर पे थे अपनी वाइफ के साथ, वो बिल्कुल बाजू में खड़े थे विद दिस मैन। वो अगले दिन ये न्यूज़ देखी, वो थाने गए हैं, कहते हैं कि मैंने न्यूज़ में देखा कि एफआईआर रजिस्टर हुई इस आदमी के खिलाफ, मैं जी गवाही देना चाहता हूँ, मेरे सामने की बात है, मैं बाजू में बैठा हुआ था, मेरी मिसेस पीछे बैठी हुई थी स्कूटर पे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सच्चाई ये है। ये बोलती तुम जा नहीं सकते, ये कहता मैं लेफ्ट लूंगा, तुम कौन होते हो रोकने वाले, वो कहती है मैं तू देख मैं तेरे को सबक सिखाती हूँ। दिस इज द मैन हु स्टैंडिंग देयर। अच्छा चलो एक होता है कि बाद में आप किसी को भी ले आओ, दैट जेंटलमैन ऑन द स्कूटर उनका इंटरव्यू है
न्यूज के अंदर यूट्यूब पे छपा हुआ ऑफ दैट डे, ऑफ 1 डे आफ्टर द इंसिडेंट, कि जी मैं खड़ा हुआ था, मैंने देखा है, मैं थाने से अभी बाहर निकल के आया हूं, मैंने आईओ साहब को बोला मेरी गवाही लिखिए, आईओ कहता है निकलो यहाँ से, हमें किसी की कोई गवाही नहीं चाहिए। अच्छा। और इसलिए मैं बाहर आके मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, न्यूज रिपोर्टर्स को, कि जी मैं आई एम एन आई विटनेस टू दैट थिंग। ठीक है, इतना कॉन्क्रीट प्रूफ। एंड जी मतलब द सैड रियलिटी इज कि उस टाइम पे द क्लाइंट सरबजीत को मिला, क्योंकि ही इज नॉट वेरी वेल टू डू, यू नो, इकोनॉमिकली इज वेरी मिडिल क्लास, तो और जॉब भी चली गई। जॉब भी चली गई इंडीड। तो ही हैड अ ये सरकारी सरकारी वकील को सारा ये प्रूफ पकड़ा दिया, जो भी ये सारी कहानी है, डे 1 पकड़ा दिया। हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। लड़की सालों तक तो आती नहीं गवाही देने के लिए, कनाडा चली गई थी, कनाडा से अपना भाई आ नहीं रही है। एक दिन आती है और वकील साहब जो हैं, नॉर्मली क्रॉस एग्जामिनेशन टेक्स एनीवेयर बिटवीन 1 to 4 hours to ask hundreds of questions in a sexual harassment case. I've done a lot of these cases. वकील साहब ने 6 सवाल पूछे। अब एवरेज बंदे को क्या पता क्या चल रहा है। वकील साहब ने 6 सवाल पूछे, कोर्ट रूम के बाहर आते बोलते इसके साथ सेटल कर लो, नहीं तो तुम्हारा जेल जाना पक्का है। अच्छा। और उसने कहा कि भाई जो मैंने इसी का वकील इसको बोलता है, सरबजीत का वकील इनको बोलते हैं कि सेटल कर लो। करेक्ट। एंड दिस इज ऑल वेल डॉक्यूमेंटेड। सरबजीत ने इसके बारे में बहुत बार बात करी ऑन द इंटरनेट एंड एवरीवेयर एल्स। एंड उस दिन सरबजीत मेरे पास आता है कि मेरा वकील तो कह रहा है कि जी आप सेटल करो, नहीं तो आप जेल जाने वाले हो। हाँ। तो देन अगले ही दिन हम भागे कोर्ट में कि ये सारा प्रूफ सरबजीत ने पहले दिन अपने सरकारी वकील को दिया हुआ था, ये सब तो उसने क्रॉस एग्जामिन किया ही नहीं। एंड अदर 100 थिंग्स आर टू बी डन। लड़की तब तक निकल चुकी थी कनाडा वापस। तो हम गए वापस ट्रायल कोर्ट पे। ट्रायल कोर्ट ने एप्लीकेशन फॉर रिकॉलिंग द विटनेस डिसमिस कर दी। हम सेशंस कोर्ट गए, डिसमिस कर दी। हाई कोर्ट में वेरी गुड जज जस्टिस आर.के. गाबा, आज के दिन पे भी इतनी रिस्पेक्ट है, ही रिटायर्ड फ्यू ईयर्स अगो। आर.के. गाबा साहब कहते देखो जी, अगर आप लड़की की फ्लाइट के पैसे भर दोगे तो मैं ऑर्डर कर दूंगा कि फिर से आ जाए, पर मैं नहीं चाहता कि लड़की फिर से आए, क्योंकि भाई तुम्हारी ड्यूटी थी, तुम्हारी वकील की गलती थी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ब्लेम डाल के फिर लड़की का खर्चा करवाओ। तुम खर्चा दे रहे हो तो बताओ। जनाब 20,000 मंथ की पहले नौकरी थी, वो भी 1-2 साल पहले चली गई, अभी मैं और भी कम मतलब रैंडमली कमा रहा हूँ, आई कैन नॉट अफोर्ड इट। तो देख लो जी। बट हमने एक ये ऑर्डर ले लिया कि जी द फैक्ट की जो सारा प्रूफ है, क्योंकि कानून का एक ये द रीजन मैं भागा उसको रिकॉल करने के लिए लेडी को वॉज कि अगर हमारे पास कुछ कॉन्क्रीट प्रूफ है, हमको उस प्रूफ को क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे लड़की को प्रेजेंट करना है, ताकि वो जवाब दे सके कि ये सही है या गलत है, या इसके बारे में अपना थॉट प्रोसेस दे सके। तो जज साहब ने बोला ठीक है, आई अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव, तो ऐसा है, आई एम सेइंग दैट यू विल स्टिल बी अलाउड टू प्रोड्यूस दिस एविडेंस। अच्छा। एंड दैट, फिर हमने कहा ठीक है, देन फेयर इनफ। इसके बाद हम गए वापस टुवर्ड्स द ट्रायल कोर्ट। ट्रायल कोर्ट के जज साहब कहते भाई तुम ये सब प्रूफ लगाओ भी मत, कोई जरूरत नहीं है, मेरे को साफ साफ दिख रहा है झूठा केस है। एंड जज साहब ने अक्विटल का फिर ऑर्डर पास किया बिकॉज ऑफ ऑल द एफर्ट्स दैट वी पुट इन। अच्छा। तो उस टाइम पे जी एक तो सरबजीत को एक अक्विटल मिला, जो उसकी भाई गले पे बात आ गई थी, एंड दैट ही वाज वेरी हैप्पी। पर उसकी वजह से ऑब्वियसली वी गॉट अ लॉट ऑफ गुड कवरेज ऑन द न्यूज, एंड एक्चुअली दैट्स हाउ माय काइंड ऑफ करियर इन डिवोर्स लॉ स्टार्टेड। क्योंकि उस टाइम तक मैंने शायद 4 या 5 डिवोर्स केसेस कर रखे थे, बट जब ये केस हुआ तो मेरे पास बहुत सारे आदमी आए जो कहते अमीश जी मैं भी झूठा केस फेस कर रहा हूँ, पर मैं तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट फेस कर रहा हूँ। तो वहाँ से मेरा मतलब चालू हुआ कि आई गॉट अ लॉट ऑफ मैट्रिमोनियल केसेस एंड आई गॉट अ decent bit of results and traction in those cases, and then those results spoke for themselves, and then kind of things kept going on and on. तो दैट इज अ सक्सेस स्टोरी आई विल से, कि भाई जो आदमी जेल जा रहा था वो बच गया। और उसमें एक ट्रैजिक एंडिंग अभी ये है कि हमने अक्विटल के बाद हमने लड़की के खिलाफ भाई परजरी एंड मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस फाइल किया कि भाई शी शुड आल्सो बी ब्रॉट टू जस्टिस। सही बात है। इतना हमारे पास प्रूफ है, इतने हमारे पास लोग हैं जो बोल रहे हैं कि उसने सरासर झूठ बोला है। सिविल केस तो जी आज तक चल रहा है, इट्स बीन अबाउट 8 years सिंस अक्विटल। वो सिविल केस अभी भी चल रहा है, मैं ही चला रहा हूं। कुछ एक्शन नहीं हुआ उसमें। एक्शन चल रहा है, लड़की डिसमिस कराने की कोशिश कर रही है उस केस को, अभी तक कोर्ट ने कहा है अब लड़की को बोलो ना सेटल कर ले। आई मीन हम तो जस्टिस चाहते हैं जी। हाँ। सेटल करना ना करना तो सेटल क्या है, राइट? हम तो जस्टिस लेकिन चाहते हैं। जो सरबजीत के साथ बेचारे के साथ इतना टाइम मेंटल हरासमेंट हुआ, जो उसका अपॉर्चुनिटी लूज हुआ, मतलब वो अच्छी जॉब कर सकता था, His अच्छा ग्रो। father had a heart attack करेक्ट। a few weeks after this allegation. तो फिर Lost his job. इसका कौन all भरपाई of this. करेगा? आज के दिन पे आप दिल्ली का दरिंदा डाल के देखो, आज के दिन पे भी सरबजीत सिंह निकल के आता है। इतना अच्छा आदमी। द रीजन व्हाई आई टुक अप हिज केस वाज, मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, वो कहता है ये सरदार जी मैं रोज जाता देखता हूँ, गुरुद्वारे में सेवा करता है, अच्छा आदमी है, जिम जाता है, गुरुद्वारा जाता है, ये काम करता है, मैं इसको पर्सनली जानता हूँ, वेरी गुड गाय, तू देख ले तो उसका फ्री में केस लड़ना है। उस टाइम पे मैंने कोई पब्लिसिटी नहीं सोची थी, मैंने कुछ भी नहीं सोचा था। मैंने सोचा दोस्त कह रहा है दिस इज अ गुड मैन, गुड सरदार जी हैं, आप इनके लिए मदद करो, ठीक है जी। दोस्त ने कहा कर लेते हैं। एंड एंड अनदर थिंग,
सिविल केस तो आज भी चल रहा है, क्रिमिनल केस जिस कोर्ट ने अक्विटल किया, हमने बोला पर्जरी के लिए इसके खिलाफ करो, ट्रायल कोर्ट कहती है नहीं, ऊपर सेशंस कोर्ट कहती है नहीं, ऊपर हाई कोर्ट कहती है नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक ने डिसमिस किया कि हम लेडी के खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्जेस फॉर पर्जरी या मलिशियस प्रोसिक्यूशन नहीं करेंगे। क्यों, पर क्या रीजन हो सकता है ना करने का? रीजनिंग जजमेंट में कुछ भी दे दो लंबी चौड़ी कि जी जस्ट बिकॉज देयर इज एन एक्विटल डज नॉट मीन, मैं कह रहा हूँ ठीक है ना, जस्ट बिकॉज देयर इज एन एक्विटल मत करो प्रोसिक्यूट, बट मेरा कॉन्क्रीट इतना सारा एविडेंस है, मेरे विटनेसेस है, कम से कम उनको बुला के तो उनकी तो सुन लो, उसके बाद डिसाइड करो वेदर इवन प्रोसीडिंग शुड स्टार्ट। एंड मे बी यू डोंट वांट टू सेंड हर टू जेल फॉर अ ईयर और 6 months और अ मंथ, मैं कहता हूँ 1 single day of jail time, or even if say I say maybe not 10-20,000 ka fine because she works and lives in Canada, you know, it would hardly be a dent, but like some financial component, something, at least something to deter the next person from saying भाई अगर इतना profitable है और इतना risk free है तो हम भी कर चालू, लेते हैं। हाँ, that's the whole point, it's very sad। that's But crazy। conversely, women's rights पे मैं बोलूँगा, एक मेरा एक बहुत ही मतलब it's a very fond story, this woman हाँ, going through very hardships, like many hardships in life, she meets a guy on a dating app। कब की बात है? It's about 3 years ago, 3 or अच्छा। 4 years ago. The woman came to me about 4 years ago. Met a man, and you know, कोई बोले ना कि वो women are doing this, भाई men and women have equal capacity for evil in equal measure, but almost always one is the perpetrator and one is the victim। So I would say कि you know the villainous perpetrator is the one, you know, exploiting the hapless victim। हाँ हाँ हाँ। It's a very balanced yin yang, you know, situation। This lady, you know, meets a guy on social, ये on dating app। हाँ। दोस्ती होती है, रोमांस भी नहीं है, जी थोड़ा सा मुझे लोन चाहिए करके आदमी ने कुछ 50,000 ले लिए, फिर लाख ले लिए, फिर 50,000 लाख, 50,000 लाख, एंड करते कराते एकदम से जैसे होता है ना कि मैं वापस कर दूंगा तू लाख और दे दे, ये वो 35 lakhs हर इंटायर नेटवर्थ, हर सेविंग्स अप्रोक्सीमेटली 35 lakhs खींच लिए। और ये देती गई। इन दैट मोमेंट, यू नो, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, हाँ, पता है क्या है, जब हमको लगता है दूर से कि यार प्यार अंधा होता है, सीधी बात बोलूं तो। ऑनेस्टली इनका प्यार भी नहीं था, रोमांस भी नहीं था, इट वाज जस्ट लाइक अ फ्रेंडशिप थिंग, लिटिल बिट ऑफ मैनिपुलेशन। ओके। बट पता है क्या है, ये बहुत बार होते हुए देखा है, लोग ना जब कभी, मतलब आप इतनी बार देखोगे, ओल्ड पर्सन ड्यूप्ड ऑफ 1 crore, समथिंग समथिंग 50 lakhs, समथिंग समथिंग 10 crores। जब आदमी उस मोमेंट पे फंसा होता है ना, वो दिमाग काम करना बंद कर जाता है। हम सोच रहे हैं why would this person do it in their right mind? They're not in their right mind, राइट। and psychological manipulations happen on such a deep level, तुम्हें सही गलत का कोई अंदाजा नहीं होता। That's what happened with this woman as well। चलो, but how she gave up that money is not relevant, she gave up that money, उसके अकाउंट से निकला, it's not some random allegation। हाँ। She files a criminal case, the guy gets arrested। Now the point is कि मतलब it's a very lot of legal like technicalities कि you know the boy's mother entered into an agreement with the girl client कि मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी, तुम बेल में नो ऑब्जेक्शन दे दो। अच्छा। बेल में नो ऑब्जेक्शन लड़की का लेके निकल गए, फिर पैसे देने से मना कर दिया, जो अग्रीमेंट साइन कर रखा था कि मैं अपने बेटे के उस पर दे दूंगी। हाँ। अब कोर्ट कहती है कि भाई अग्रीमेंट तो माँ और लड़की के बीच में हुई है, आदमी के बीच में तो हुई नहीं। अब अगर माँ पैसे वापस नहीं कर रही तो देन व्हाई शुड द बॉय गो बैक टू जेल, बिकॉज द अग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन द मदर एंड द वुमन। एक टेक्निकल ग्राउंड उन्होंने निकाल दिया, एंड देन Wow. दिस लेडी केम टू मी, वी हैड टू फाइट टूथ एंड नेल, and they had a very sneaky lawyer who will come just take date, bahana, horrible। that lawyer एक दिन you know कि जी डेट चाहिए, जो फ्यूनरल जो घाट होता है ना, हाँ। वहां से वीडियो कॉल कर रहा है, देख लो जी मैं यहाँ फंसा हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे रिश्तेदार की डेथ हो गई है। that much of you know हाँ। manipulation। 1.5 साल लगा, बट वी वर एबल टू फाइनली पुट सो मच प्रेशर ऑन दैट गाय कि उसने सारा एक एक पैसा क्लाइंट का रिफंड वापस किया। किया विद इंटरेस्ट। I wish I could say with interest। I wish I could say with हाँ। interest। 3-4 साल का था ये पैसा उसका डूबा हुआ, और उसमें से भी माइंड यू, जब पहली बार थोड़ा सा पैसा वापस हुआ था मेरे आने से पहले इन द पिक्चर, जिस पुलिस वाले ने अरेस्ट किया था और केस रजिस्टर किया था, उसने लड़की से भी कि पैसे मैं आपका काम करवा रहा हूँ, 3-4 लाख रुपए तो कैश भी लिए थे। तो नेट शी वाज इन अ रियली बैड सिचुएशन। वाओ, दैट्स सैड। सैड, बट मैं कहता हूँ जी, मतलब the situation that she was in, she had given up hope, and she came to me, and then we fought hard, and then we got her the money back। I find that a little bit of, you know, again, did the system help her? No। हाँ। मतलब the system was ready to, you know, brush her under the carpet, and let's move on। We fought hard, and you know, अब वही बात है, judges we could say, एक हमारे जज साहब थे, जस्टिस योगेश सक्सेना, योगेश खन्ना, sorry, again he retired a few years ago।
उन्होंने इस लेडी के केस में मतलब ऑर्डर पास किया था. So grateful to all these judges. Hmm. You know, they're not bad judges, good judges. You know, in an otherwise broken system, Hmm. with everyone's incentives lined up to just not look bad. Some of these judges I'm so grateful for. मतलब देखिए, they did their job, हाँ. which is what most of them are not doing. Hmm. जिसकी वजह से दिस इज अनदर रीजन वाई इस देश में झूठे केस में किसी को अंदर करवाना बहुत, नॉट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, बट कुछ दिन के लिए तो किसी को भी जेल भेजना है सुपर इजी. जिसकी वजह से मैं हमेशा बोलता हूँ, आप गुंडों को या थोड़े सेंसिटिव प्रोफेशंस लाइक पॉलिटिशियंस को तो आप अज्यूम कर ही लो कि जेल जाना है. मी बीइंग अ लॉयर, नोइंग हाउ द सिस्टम वर्क्स इनसाइड आउट, मैंने भी सर पे भी कफन बांध के घूमता हूँ. किसी दिन हम भी 10-20 दिन 30 दिन हवा खा के आएंगे. आपको लगता है ऐसा? 100%. मैं तो मान के चलता हूँ कि इफ आई एम अ फंक्शनिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी, इफ आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग, या तो भाई मैं गुफा वुफा में भाग जाऊं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. देन दे से भैया नो प्रॉब्लम. If I'm a contributing member of society and I express my opinions, even the most, very, very diluted ones, हाँ. or if I'm or forget that, even if I'm breathing, there's a very good chance I'll go to jail someday. हाँ. ठीक है जी, very good chance I'll go to jail someday. मैं एक एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ, इसके हाँ. बारे में मैंने कभी बात नहीं करी है. मैं एक बार सीबीआई से अरेस्ट होते होते बचा. ये करीबन 2 साल 3 साल पहले की बात है. मेरे पास एक क्लाइंट आया, जो हम बात कर रहे थे ना कि भाई एक्सटॉर्शन होता है, कैसे आदमी ने दे दिया. कैलिफोर्निया बेस्ड प्रोफेसर, उसके पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है फेसबुक से, मिस काव्या वर्मा से. अच्छा. द रियल नेम ऑफ द गर्ल. हाँ. काव्या वर्मा से जी, इकोनॉमिक्स स्टूडेंट से मेल आती है, एंड जी आई नीड सम हेल्प विद इकोनॉमिक्स, कैन यू हेल्प. हाँ जी, बोर बैठे हैं, चलो कर लो. काव्या वर्मा देन ब्यूटीफुल प्रिटी फेस, ए स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी. ठीक है, रियल थी काव्या? हाँ. let me proceed, हाँ, हाँ, unravel the story for आप you, माहौल बना for रहे हो your स्टोरी amusement. का. Correct. So and the reason, and then the story of how I almost got arrested हाँ, by the ठीक CBI. है. I think I like you, okay, maybe I like you too, etc, etc. चल रहा है, baby, come on a video call, I want to see your, I want you to play, and I want to see your face. Records this California based professor, with his genitals in his hand, and then starts the blackmail. ठीक है, ब्लैकमेल भी भाई आदमी इतना सिंपलिस्टिक था. मिस्टर राहुल इज द एक्चुअल परपेट्रेटर, देयर वाज नो काव्या वर्मा. मिस्टर राहुल रियल नेम, बट राहुल का नाम भी ले लूं भाई, देयर आर अ मिलियन राहुल आउट देयर, बट मिस्टर राहुल, ठीक है, उनके ऊपर अभी भी केस चल रहा है, लॉन्च बाय द सीबीआई बाय द वे. तो मिस्टर राहुल ने उनसे भाई पैसे ठगे, तुमने मेरी गर्लफ्रेंड नॉन एग्जिस्टेंट के साथ ये सब किया, मैं तो बड़ा दुखी हूँ, मैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा. पहले 5 लाख लिए, फिर 5 लाख लिए, फिर 10 लाख लिए, फिर 5 लाख लिए. अप्रोक्सीमेटली $30,000 के आसपास he was able to extort from the professor. Wow. But the demands were not ending. Professor contacts me. हमने जी पहले तो हमने पता लगाया ये राहुल है कौन. ठीक है, राहुल भाई साहब निकले एक्चुअल इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट. ठीक है, इन दिल्ली इटसेल्फ. ठीक है, लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस. हमने फिर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी, जो हमको उस टाइम पे समझ में आया विल हैव जुरिसडिक्शन. हमने मल्टीपल भाई कंप्लेंट दी, हमने एप्लीकेशन लगाई, हमने एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर लगाई. हम सब मेहनत कर रहे हैं जी, वही स्लो प्रोसेस करते हैं, देखते हैं, करते हैं, देखते हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है. साइमल्टेनियसली द क्लाइंट टोल्ड मी कि he'll talk to the FBI in the US as well and see if they can help. Sure भाई, बिल्कुल करो. तो क्लाइंट FBI से बात कर रहा है, FBI कह रही है कि हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, लेट्स सी, you're an American citizen, we'll try to help you out. यहाँ पे हम धक्के पे धक्के दे रहे हैं, ऑलमोस्ट जी 1 साल हो गया, कुछ हो ही नहीं रहा है, नीडल मूव ही नहीं कर रही. अच्छा, बीच में एक बार पुलिस वाले आके हमको बोलते हैं कि जी उस राहुल को हमने पकड़ लिया, हमने उसको बोला इस आदमी के पैसे वापस दे. राहुल कहता है जी मैंने गैम्बलिंग में सारा पैसा उड़ा दिया है. ठीक है जी, एंड इसलिए वो पैसे बचे नहीं है. तो अमीर जी हमने उसको गारंटीड, हमने अश्योरेंस हमने उसे ले ली है कि वो और नहीं एक्सटॉर्ट करेगा, कॉन्टैक्ट नहीं करेगा तुम्हारे क्लाइंट को. बट उसको हम प्रोसिक्यूट भी नहीं कर रहे हैं, बिकॉज अपेरेंटली ही सम पॉलिटिशियन का कोई रेफरेंस कुछ आ गया था. जब हमने उसको अरेस्ट किया, हमारे ऊपर से कॉल आ गई इसको छोड़ना पड़ेगा, तो हम उसको छोड़ने दे रहे हैं. ये क्या चल रहा है भाई. एनीवेज, आई कीप 1.5 साल हो चुका है. एक दिन मेरे पास कॉल आती है उसी पुलिस वाले की, जो कह रहा था कि अमीश जी हमने उसको पकड़ा पर उसको जाने देना पड़ा. उसको तो अमीश जी अरेस्ट कर लिया है, वो राहुल को. मैं तो अच्छी बात है ना, अरेस्ट कर लिया, आप इतने कंसर्न्ड क्यों लग रहे हो. एंड देन नहीं, हाँ अच्छी बात है, वो एक्चुअली ना सीबीआई वालों का मेरे पास फोन आया कि आपने इस राहुल को पकड़ा था, फिर जाने क्यों दिया. तो मैं आपसे समझना चाहता था. मैंने कहा भाई मुझे तो इसके बारे में पता नहीं, बट आई एम हैप्पी अगर सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया तो राहुल को. एंड देन द सीबीआई एंड देन मतलब आई एम फॉलोइंग अप, एंड देन आता है अखबार के अंदर कि भाई कैलिफोर्निया बेस्ड प्रोफेसर को लूटा इस राहुल ने, तो राहुल को अरेस्ट कर लिया गया है. न्यूज में भी आया था करीबन 2 साल पहले. आई एम हैप्पी, आई रीच आउट टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफ, आई टेल द क्लाइंट कि भाई ऐसा हुआ है. द क्लाइंट गेट्स अ कंफर्मेशन फ्रॉम द एफबीआई की एफबीआई ने सीबीआई के इंटरनेशनल क्राइम्स का कोई डिवीजन है, वहां पे फिर फॉरवर्ड किया, इंसिस्ट किया, तब जाके सीबीआई ने करके उठा लिया उसको, प्रोसिक्यूट मतलब अपना वो करा चालू. तो उसको अरेस्ट किया,
इन्वेस्टिगेशन चालू करी, एंड देन उसकी जो बेल एप्लीकेशन लगी थी वहाँ पे भी हम पहुंचे टू गेट इट डिसमिस्ड। डिसमिस भी हुई, आई थिंक वो करीबन 1.5 या 2 महीना जेल में था, उसको फिर बाद में बेल मिली, अब केस अभी भी चल रहा है उसके खिलाफ। द फनी थिंग इज के द सीबीआई ऑफिसर सेज आई वांट टू मीट यू वंस, ठीक है, एंड सीबीआई ऑफिसर सेज कि मैं सीबीआई के ऑफिस गया इन दिल्ली, सीबीआई ऑफिसर टेल्स मी कि भाई यू आर ऑल्सो अ सस्पेक्ट, द लॉयर इज ऑल्सो अ सस्पेक्ट। आई सेड व्हाई? हाँ। ही सेड कि जी हमको ये राहुल बोलता है कि इसने आपको भी पैसे दिए थे टू नॉट प्रोसिक्यूट हिम, right? अच्छा। And that there was communication between you and I said there was a communication. The communication was कि वो बीच में while these cases were going on, बीच में उसने फिर क्लाइंट को ईमेल किया, एंड इन अ डेस्परेट अटेम्प्ट मैंने उसको पर्सनली मैसेज कॉल किया था कि देखो जी हम तुम्हारी डिटेल्स है हमारे पास, एंड अगर तुम धमकी दे रहे हो कि तुम क्लाइंट के फैमिली को तुम ये उसकी वीडियो तुम वो कर दोगे, आई एम पर्सनली टेलिंग यू, आई विल टेक इट पर्सनली एंड मेक लाइफ हेल्प फॉर यू। इतना मेरा डिस्कशन हुआ। उसके बाद उसने मेरे को लंबा चौड़ा मैसेज भेजा कि तुमने तो मुझसे पैसे खाए हैं, तो तुम किस बात का बात कर रहे हो? अच्छा, खुद ही जानबूझ के लिख दिया ऐसे। हाँ। But get this, no, Yeah. but get this, there was something deeper in this. अच्छा। So I took a screenshot of that message that he sent me and I shared it with the client in the WhatsApp group. That this guy is sending me this random message, I don't know the context, and I mean, it was like a broken Hindi thing, and so I translated. I said, this is what he's meaning to say. I have no clue what this is about. I shared this all in the client in the WhatsApp group, right? And the client says, oh fine, I mean, we'll do whatever. कुछ महीने बाद CBI arrests, right? And then we were able to put two and two together, and what transpires is that the police officers जिनको हम बोल रहे थे कि आप उसको जाके prosecute करो और client का पैसा recover करो, उन police officers ने जी पैसा उसको arrest किया, पैसा उससे खींच लिया और बोला कि जो वकील है इस वकील को भी पैसे देने हैं, इसलिए हम तुमसे पैसे ले रहे हैं। तो मेरे नाम पे जो दिल्ली पुलिस के जो लोकल जो पुलिस वाले हैं, उन्होंने मेरे नाम पे पैसे खा के उसको जाने दिया, मुझे बता दिया कि प्रेशर था whatever, and then the CBI says कि we think that you also took money because he's saying because he was told by those police officers, right? Wow. and the only reason why they did not arrest me because उसी टाइम मैंने फोन निकाल के दिखाया कि देखो जी ये भाई साहब मुझे मैसेज कर रहे हैं कि तुमने भी तो पैसे खाए हैं, तुम क्या बोल रहे हो, एंड दैट मैसेज आई शेयर्ड विद द क्लाइंट इन द व्हाट्सएप ग्रुप इमीडिएटली, एंड देखो जी ये है उसी दिन का इमीडिएट व्हाट्सएप मैसेज दैट व्हाई विल आई शेयर ऑल दिस, एंड आप कह रहे हो कि मैंने पैसे खाए हैं टू नॉट डू वर्क, पर आप देखो पिछले आपने तो जी 1.25 साल के बाद आके आपने इसको अरेस्ट किया, आप ये देखो कि पिछले 1.25 साल से मैं कितनी कोशिश कर रहा हूं इसको अरेस्ट करा के प्रोसिक्यूट कराने की, एप्लीकेशन आफ्टर एप्लीकेशन आफ्टर एप्लीकेशन आफ्टर एप्लीकेशन, रिट पिटिशन इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, आई हैव डन अ मिलियन थिंग्स व्हेन आई हैव अपीयर्ड इन दिस केस मायसेल्फ एंड आई एम फाइटिंग टूथ एंड नेल एवरी सिंगल डे, योर इनकॉम्पिटेंट जुडिशरी एंड योर इनकॉम्पिटेंट पुलिस force is not doing anything in the matter. How can you point fingers at me? उनके ऑफिस में बैठे हुए, I swear to God, I was about to get arrested. But क्योंकि ये सब था, भगवान का शुक्र है, they were like जाओ भाई. And so, I mean, I'm still representing the client in that case. Otherwise, if they would have arrested, भगवान जाने कितने दिन में बेल होती, कितना क्या होता. And मैं खुद कहता हूँ जी, कफन बांध के चलो, you never know किस चीज में कहाँ पे आप कैसे जाओगे, कितने दिन के लिए जाओगे. प्रोफेशन तो बहुत डिफिकल्ट है. I mean, anybody who you represent, कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाले ऐसे किसी बड़ी पार्टी से रिलेटेड होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई माफिया से कोई रिलेशन है, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि जिसको भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो और सामने वाले के अगेंस्ट ओपोनेंट के कर रहे हो, कोई ना कोई तो ग्रज लेता होगा ना. देखिए जी, सिर्फ बड़े लोग नहीं होते ना. हाँ. इन दैट मोमेंट अगर 4 लोग आपको घेर लेते हैं, आप क्या कर लोगे? सही बात है. और अगर आपको लगे, then let's maybe talk about in a podcast, let's talk about the fact how I got surrounded by a bunch of gunda lawyers. I got beaten up inside the court premises, right? This happened. Tisari court couple of years ago. Diwali के आई थिंक 1 या 2 दिन पहले की बात है. आई रिमेंबर बिकॉज मैं एक दिवाली पार्टी में मैं गया था एक दोस्त की, और उसके अगले दिन एक ये मीडिएशन थी. हमारा क्लाइंट इज अ प्रॉपर्टी डीलर. उसकी एक लैंड थी, थोड़ा सा उसमें मतलब उसने कंस्ट्रक्शन कर रखी थी. उसका एक एम्प्लॉय था बहुत साल से जो वहीं रह रहा था. इट वाज टेकिंग केयर ऑफ द प्रॉपर्टी. जब कोविड हुआ उसने बोला भाई हम तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकते, गाँव चले जाओ, यू आर फायर्ड. वो कहता है ऐसे कैसे जाएंगे जी, 15 साल से यहीं रह रहे हैं, जाना पड़ेगा जी, क्या करें, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, सॉरी. वकील की हेल्प ली और 1.5 पन्ने का सिविल सूट डाल दिया कि जी मैं मालिक हूँ इस प्रॉपर्टी का, पर मेरे पास कोई कागज नहीं है, और ये जो प्रॉपर्टी डीलर है ये आके मुझे मेरे घर से निकालने की कोशिश कर रहा है. कोर्ट शुड गिव मी एन इंजंक्शन ऑर्डर. 1.5 पेज का बिना कोई बुनियाद का बिल्कुल बकवास बोगस ब्लाह केस डाल दिया जी कोर्ट के अंदर. द सिस्टम मीन द सिस्टम इशू समन्स नोटिस रिटर्नेबल फॉर सो एंड सो. सो आई अपीयर बिफोर द कोर्ट. आई एम फाइटिंग दिस केस. आई एम फाइटिंग टूथ एंड नेल कि भाई इतना बकवास बोगस केस है चाचा, please don't give any relief, right? And I'm fighting application after application and I'm really, really aggressive in the court.
अब 1.5 पेज के सिविल सूट वाले वकील साहब ब्रिंग्स इन 1.5 पेज का स्किल सेट एज वेल, राइट? तो वो बेचारा काफी मतलब यूज्ड टू काइंड ऑफ गेट लाइक कोई बात ही नहीं होती थी बोलने के लिए। अंग्रेजी भी नहीं बोली जा रही है अनफॉर्चुनेटली वकील साहब से, ठीक है? नॉट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू रीड द स्टैट्यूट एंड स्पेशली इन दिल्ली। तो जी जज साहब मतलब भाई ठीक है, चीज़ें चल रही हैं, कुछ ऑर्डर्स पास हुए, वी वर गेटिंग सम हेडवे। जज साहब रेफर द मैटर टू मीडिएशन वंस। हमने कहा भाई जज साहब कहते हैं मीडिएशन करो तो ज़रूरी है, बट इस केस में हम मीडिएशन करना नहीं चाहते। भाई मेरा घर है, तुम मेरे डोमेस्टिक हेल्प थे, निकलो भाई, बस दैट्स ऑल दैट कैन बी टू इट। मीडिएशन में जाते हैं। मीडिएशन में ज़िंदगी में पहली बार, इस केस में पहले कभी कोई वो वाले वकील साहब, एक नए वकील साहब आते हैं, हु इज़ अ वेरी सीनियर मेंबर ऑफ द बार ऑफ 30 हज़ारी कोर्ट, जो आज तक उस मैटर में कभी भी नहीं आए। वो आते हैं, बोलते हैं जी हम मीडिएशन के लिए आए हैं। मैं कहा भाई आप तो पहली बार आ रहे हो, आई डोंट नो, आई नेवर मेट यू, बट चलो कोई नहीं। अब मैंने उस टाइम पे पोल्यूशन मास्क पहन रखा था। मेरा पोल्यूशन मास्क ऐसे जोर से मतलब खींचते हैं, लाइक मुंह पे पंजा मारते हैं इन द मीडिएशन सेंटर कि हाँ भाई क्या है, कौन है भाई तू, क्या है तू? एंड आई मीन he gets aggressive with me, so I get aggressive with him physically, right? Who are you to do this to me? So वो दोनों वकील थे, they both attack me, I was able to fend them off। और सिर्फ 10 फुट पीछे पूरी प्लानिंग के साथ 10 वकील और आ रखे थे। एंड ये कोइंसिडेंटली उसी दिन का टाइम था। आई मीन आई रन अ वेरी वेरी लार्ज चेंबर, राइट? आई हैव 30 lawyers working with me, I have a support staff of 10 people। उस दिन मैं लिटरली टीम के 6 वकील और 10 इंटर्न्स के साथ 30 हज़ारी कोर्ट तक गया। गाड़ी बाहर खड़ी थी, मैंने बोला अब तुम लोग निकलो यहाँ पे, मुझे मीडिएशन 5 मिनट बस बोलना है, घर छोड़ के निकलो, नहीं तो निकलो, टाटा बाय बाय। क्यों 16 लोगों को अपने साथ लेके जा रहा हूँ। सारे टीम मेंबर्स को मैंने बोला तुम निकलो यहाँ से, बाय। मैं ऊपर गया, क्लाइंट को मिला, वहां पे ये 2 वकील आए, पीछे ही कमरे के देयर वर 5 or 6 अदर लॉयर्स वेटिंग कि भाई हम झगड़ा चालू करेंगे और इसको अंदर आके हम कूटेंगे। मैंने वही कोर्ट वाली में हुआ बात है, कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर हुआ है जी। एंड आज तक तो मैंने कभी इसके बारे में बात करने की कोशिश नहीं करी, बिकॉज इट्स सो एम्बैरेसिंग, राइट? कि तुम पिट रहे हो कोर्ट के अंदर, बट वी आर गेटिंग कैंडिड, लेट्स गो फॉर इट। And what happened next? And then these 5 guys come in and they start attacking me, मेरी शर्ट फाड़ते हैं। बट इवन देन I don't know, adrenaline कह लो, कुछ भी कह लो, even I got very aggressive, which they were not banking on। तो इन 5 को भी I was kind of able to hold back on, although I was scratched up pretty badly, shirt torn off। तो ये 5 प्लस ये 2 पुराने वाले, तो ये these 7 guys they kind of back off। आवाज लगाते हैं कि जी हमारे सो एंड सो बार लीडर साहब के इन्होंने तो जी हाथ छोड़ दिया, मुक्का मार दिया, राइट? देन 20-30 lawyers come in and then they surround me कि जी हमारे बार लीडर साहब हैं, बार लीडर साहब को कैसे तुमने कर दिया? एंड पीछे से किसी ने आवाज मार दी, ये तो वकील भी नहीं है, तो वकील भी नहीं है। अच्छा। एंड आई एम लाइक in the middle of it I'm surrounded by these guys who are holding me by the collar, 20 guys, and they're like तू तो वकील नहीं है, तू वकील। I'm like मैं वकील हूँ। आईडी दिखा, मैं आईडी दिखाया डरते डरते, राइट? एंड देन they're like चल ठीक है वकील है, बट तूने कैसे छू दिया हमारे बार लीडर साहब को? माइंड यू बार लीडर साहब जो उस दिन तक इतने महीनों से एक अपीयरेंस में नहीं आए, वो आए थे सिर्फ झगड़ा करके, प्लानिंग करके, झगड़ा करके, इंटिमिडेट करके सेटलमेंट करवाने के लिए, राइट? These 20-30 lawyers grab me, and I think there's a possibility, I mean I don't know, I wonder sometimes maybe I could have been dead, but I suspect I would not have died, I would have just been beaten up pretty badly, right? Their initial intention would not be to beat me up badly, just to intimidate me, क्योंकि ये कोर्ट में आके खूब चीखता है, राइट? तो इसका मुंह बंद करा देते हैं। But then when I punched back, right, I think that's what kind of riled up the situation, and I was very afraid. And this is where I say the fact that I have a family full of lawyers and judges, thank God for that, because in that moment someone recognized me and then called up my father, who was a senior advocate. So another person पीछे से called up my brother, who's a judge in Delhi judiciary, and both of them made a few calls to a few people who were court officials of that mediation center, and then a sitting judge in Delhi judiciary, who's the in charge of the Delhi mediation center of that particular 30 Hezari court, this thing, he walked in and he said, I'll take care of this. He grabbed me, and I don't know who this person is at that moment, right? I am shocked, and I'm like, I'm dead today. He grabs me, takes me in his office, and he makes me sit there. I am shivering, I am shook, my puri shirt fati hui hai, bruised badly. This is like 1 or 2 days before Diwali. And then वहाँ पे क्या है भैया? And in that moment, I don't know what to say. I just said, sir, I'm sorry. I don't know what to do here. I'm sorry. And the thing is कि these guys did not know कि ये so and so का लड़का है, ये so and so का भतीजा है, ये so and so का भाई है. The moment they heard all this, they all backed off. But मैं अपनी family legacy को मैंने क्या किया? मैंने embarrass ही किया, right? What I should have done in hindsight.
ये तो जी गुंडे हैं, राइट, इनकी गुंडागर्दी तो चलनी ही है, राइट, इनकी गुंडागर्दी तो रहती ही है ऑब्वियसली। देखिए जी, वंस इन 2 years 3 years कोई आएगा मारेगा पीटेगा, एक दो मर्डर भी हो जाते हैं वंस एवरी 2-3 years। मोस्ट डेज सिर्फ इतनी गुंडागर्दी होती है कि तुम सोचते हो ऑन मोस्ट डेज कि यू नो justice prevails, हम्म। it's a civilization, it's a civilized society. A lot of days these things just go out of the window, and that was one of those days. And बट उसके बाद आपने क्या किया? डिड यू डू I एनीथिंग? didn't do नो anything. काउंटर एक्शन अगेंस्ट I दीज I पीपल? I apologized and I backed off. And so जो protection आपको मिलती है by having a family full of lawyers and judges, it also makes it difficult for you हम्म। to go out. And then again, I am not the kind of guy जो इस चीज को लेके अपनी जिंदगी का मकसद बना लेगा हम्म। और कहेगा जी अब तो मैं बस इसी पे लड़ता मरता रहूंगा, and to help, to hell with everything else. And this brings me back to this one philosophy that I have. I don't want to focus on what's the right thing to do or what's the just thing to do, या जस्टिस है या क्या है, मैं उस सब पे नहीं फोकस करता जी। क्योंकि अगर मैं जस्टिस के चक्कर में बैठ गया ना तो जी जिंदगी खत्म है। एंड आई नो हाउ टू पिक एंड चूज माई बैटल्स वाइजली। मेरे पास क्लाइंट आता है ना, बोलता है ये तो गलत हो रहा है, जैसे आपने भी बोला कि अरे खून खोल जाता होगा, करेक्ट, बिल्कुल खून खोलता है। अब बट आई हैव टू डिसाइड विच हिल टू डाई ऑन। इज दिस द हिल दैट आई वांट टू डाई ऑन एंड से भाई दिस इज माई लेगेसी, कि इसने इन 4 गुंडे वकीलों के को लड़ा और इनको सबक सिखाया और ये हुआ। कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट दैट आई सेड अ लिटिल व्हाइल अगो, कि सुअर के साथ कीचड़ में कुश्ती करोगे उसको तो मजा ही आता है। हाँ। उनका तो काम ही यही है, उनको आर्ग्यू करना नहीं है, उनको उनको आर्ग्यू नहीं करना, उनको केस नहीं प्रेजेंट करना, उनको लॉ नहीं समझना, उनको सिर्फ ये गुंडागर्दी करनी है जी। इट इज अनफॉर्चुनेट रियलिटी ऑफ आवर कंट्री के। इसके बारे में कुछ कुछ चीजें दिखाई हुई है ना, मामला लीगल है में, हाँ राइट, आपने देखी? क्या है? कैसी लगी आपको? इज देयर एनी रियलिटी टू जो उसमें दिखाया हुआ है? A किस lot तरीके of से? it, a lot of it is very, very accurate description of how court systems function, right? हाँ। Obviously, lighter note पे the judges, and their quirks, the lawyers and their quirks, हाँ। court strikes, right? और जी लंगूर घूम रहा है, हाँ। literally लंगूर्स आर कमीशन्ड ताकि बंदर अटैक ना करें क्या बात कर रहे हो? कोर्ट्स के अंदर। Yes, that is ये correct. रियलिटी है? That is correct. इनफैक्ट हमारे आईपी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे मैंने लॉ पढ़ी थी, हाँ। वहाँ पे भी देयर वर इंस्टीट्यूशन मैंडेटेड लंगूर्स रोमिंग अराउंड। तो पर खैर किसी को ड्रेसअप करके एज अ लंगूर नहीं भगाया जाता था। अच्छा। एक लंगूर हैंडलर एंड एक एक्चुअल लंगूर, मतलब द हैंडलर विद हिज लंगूर, हाँ। वो पूरे कॉलेज में कैंपस में घूमता रहता था। एंड दैट्स द सेम फॉर जब भी प्रॉब्लम होती है तो दे ब्रिंग इन द लंगूर्स एंड इट्स एन एक्चुअल रियलिटी, सो दिस इज नॉट Wow. सम कुक्ड अप स्टोरी। And there are many aspects of मामला लीगल है भाई, फाइल गायब कर दी, ये हो गया, वो happens a lot. So I would say they really did their research very, very well. हाँ। I would say मामला लीगल है was a better depiction of actual Delhi judiciary, court processes, even more than Jolly LLB. Right? अच्छा। Jolly LLB में भी काफी मतलब there was a lot of accuracy, but मामला लीगल has phenomenal. मतलब it's not 100% accurate, but they knew their stuff, and the only differences that were there were only because of भाई creative pursuit, के अगर हमने बिल्कुल ही कानून के हिसाब से कर दिया ना तो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। हाँ। So just to keep the Technical boredom हो out, जाएगा, हाँ, just to keep the boredom out and just to kind of be a little, like to keep up, like, the humor and the creativity and to keep up with the narrative, they made a few changes, but otherwise they absolutely knew what they were doing. Very accurate description, even about the bar politics, right? करेक्ट। होती है काफी बार पॉलिटिक्स? होती है जी, होती है, quite a bit. हाँ। And it's an unfortunate reality. As much as bar leaders are important, the story that I just told you is also a byproduct of the system of bar leaders and the kind of influence that they have, where they are practicing less advocacy and doing more of this. आपको खुद का पहला केस याद है जब आप एकदम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये सब होगा? मैट्रिमोनी या डिवोर्स की बात कर रहा हूँ। डू यू रिमेंबर दैट केस? Absolutely. क्या था वो केस? तो इट्स वेरी फनी हाँ। कि आई थिंक मेरा पहला मैट्रिमोनियल केस जो मैंने खुद थ्रू एंड थ्रू किया, एक होता है कि भाई कोई स्पेसिफिक चीज़ के लिए कोई आया मेरे पास, या मेरा कोई सीनियर का कोई केस है, वो भी थोड़े बहुत कर रखे थे, बट जो मेरा खुद का केस है वो आज तक याद है, बिकॉज इतना पर्सनली इतने डीप लेवल से किया था ना। हाँ। कि जी हमारे पास आया था क्लाइंट किसी मतलब रेफरेंस से, एंड उसमें ये था कि जी एंटिसिपेटरी बेल सेशंस कोर्ट ने मना कर दिया, हाई कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल लगानी हस्बैंड के लिए। केस क्या था थोड़ा डिटेल में बता। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, वाइफ कहती है मेरे साथ दहेज प्रताड़ना हुई, दैट इज इट। अच्छा। अभी के लिए तो इतना ही, तो लेट्स टू स्टार्ट विद, राइट। तो हमने जी एंटिसिपेटरी बेल हाई कोर्ट से ली, मुझे आज तक याद है जस्टिस मुक्ता गुप्ता पहले प्रोसिक्यूटर थी और उसके बाद हाई कोर्ट जज थी, वेरी रिस्पेक्टेड, वेरी गुड जज, एंड देन शी रिटायर्ड कपल ऑफ इयर्स अगो। तो जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने एंटिसिपेटरी बेल का ऑर्डर दिया, ठीक है जी। उसके बाद
कुछ कुछ हुआ, बट माई पॉइंट इज 2000 करीबन 15 में वो केस स्टार्ट हुआ था, 2024 तक वो केस चला ऑन मल्टीपल लेवल्स राइट अप टू द सुप्रीम कोर्ट ऑन मेनी दिस थिंग अबाउट 8 डिफरेंट लिटिगेशंस। वाइफ ने 4-5 केस कर रखे थे, हमने 2-3 केस कर रखे थे। केस में अपील, यू नो, एप्लीकेशंस, अपील्स में एप्लीकेशन में अपील, चलते चलाते 2024 के आसपास कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ था केसों हाँ। में। ठीक है, थोड़ा बहुत मेंटेनेंस बांध दी कोर्ट ने, बीवी 2 बच्चों के लिए, एंड देन अल्टीमेटली घूम घाम के किसी मीडिएशन में दोनों कहते हैं "हाँ, साथ रह के देख सकते हैं"। एंड मेरा जो पहला केस था जो सबसे ज़्यादा लंबा भी खिंचा, पार्टली मैं बोलता हूँ 10% बिकॉज ऑफ माई ओन इनकॉम्पिटेंस, राइट? बिकॉज इट वॉज वन ऑफ माई फर्स्ट केसेस इन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स अबाउट 10 years ago। जितना आजकल हम मतलब माइन्यूट स्ट्रैटेजीज हम इतनी फाइन ट्यून कर रखी है ना, अब ये गलतियां कर करके ही हमने अगर वो क्लाइंट देखेगा बोलेगा अरे भाई तुम कन्फेस करते हो कि तुमने मेरा केस खराब किया। उस टाइम इतना नहीं पता था, राइट? ऑब्वियसली वी डिड अ लॉट, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट आई डिलीवर्ड से लेट्स से एवरेज रिजल्ट्स एट दैट टाइम। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट एक्सेप्शनल रिजल्ट्स, I have learned from delivering average results over the past several years. But the interesting thing is, my first through and through matrimonial complete case जो मैं ही खुद पूरा हैंडल कर रहा था और जो सबसे लंबा भी चला, राइट, उसी के अंदर 10 साल की लिटिगेशन के बाद दोनों पार्टीज बोलते चलो साथ रह के देखते हैं, एंड नाउ राइट नाउ दे आर बैक टुगेदर। वाओ। तो आई फाइंड इट वेरी आयरॉनिक, वेरी ट्रेजिक ऑल्सो कि कितने झगड़े किए, कितना लड़ाई करी, कितना सब कुछ हुआ। मे बी उन दोनों को लगा ये पता नहीं और कितने साल चलेगा, इससे बेटर है खुद ही साथ ही रह लो यार। पॉसिबल, थक गए अब, पैसे लगा के, टाइम लगा के, वो से ड्रेन्स यू मेंटली आल्सो, नॉट जस्ट एब्सोल्युटली फाइनेंशियली। मेरे पास जब भी कोई क्लाइंट आता है ना मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के लिए, मैं हमेशा कहता हूँ एक तो हो गया भाई लीगल इम्पैक्ट, एक हो गया मॉनेटरी इम्पैक्ट, एक हो गया चलो स्ट्रेस लेवल्स। बट स्ट्रेस लेवल्स में ना आदमी सोचता है कि अच्छा व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस लाइक जॉब स्ट्रेस लाइक बच्चे की परवरिश का स्ट्रेस लाइक घर खरीदने का स्ट्रेस। आई से कि भाई ये वो वाला स्ट्रेस है कि आप रात को रैंडमली बीच में उठोगे और बोलोगे अब क्या होगा, क्या करना है, कैसे करना है। इट इज वेरी like it's very concerning that people forget matrimonial dispute is a big question mark on your self-worth as well. That is something that you must remember कि भाई अगर मैं झगड़े की तरफ जा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम ऑलरेडी मैरिड, राइट, दैट्स अनदर थिंग आई ऑलवेज से इज, अगर आपको लगता है ना कि जी मुझे इससे पीछा छुड़ाना है और फिर दूसरी शादी करनी है, जब पहली शादी ये कर रहे थे उस टाइम पे क्या इतनी सारी खामियां दिख रही थी? उस टाइम पे तो लग रहा था ना कि इतना इंसान बढ़िया है कि मैं शादी कर लेता हूँ। अब इतनी खामियां दिख रही हैं, तो जो आपको लग रहा है कि जी अब ये इतना खराब है, अब अगली मैं करूंगा शादी, वो सही निकलेगी। देयर इज अ स्मॉल पॉसिबिलिटी, नॉट ऑलवेज, but there is a small possibility perhaps you are the problem. And let me tell you, a lot of times people put up with far more in their second marriage despite the second marriage spouse being far worse than the first one. क्योंकि अब लगता है यार पहली तो खत्म हो गई, चलो जो भी उसकी गलती थी, दूसरी भी अब खत्म होने को लग रही है, उसी की गलती है, बट क्या पता मेरी गलती थी। एंड दैट इज व्हाई आई से दैट योर चांसेस, आई मीन आई थिंक देयर इज अ स्टैटिस्टिक व्हिच सेज कि अगर पहली शादी है, आई थिंक अमेरिकन स्टैटिस्टिक था, बट आई थिंक इज वेरी वैल्यूएबल इनसाइट कि जी पहली शादी द चांसेस ऑफ गेटिंग डिवोर्स इज अबाउट 45-50% नाउडेज इन द यूएस, बट दूसरी शादी का डिवोर्स होना देयर इज एन 75% लाइक्लीहुड। वाओ। सो यू कैन सी कि मतलब अगर पहली नहीं चली तो दूसरी के चलने के और कम चांसेस है जी। एंड इंटरेस्टिंगली थर्ड शादी में डिवोर्स होने का इज इवन लॉन्गर, इवन बिगर चांस। इसमें ना सलमान खान ने आपकी अदालत में एक बात बोली है। Okay. तो वो रजत शर्मा आपकी अदालत में सलमान खान बैठे थे, Right. तो रजत शर्मा सलमान से पूछते हैं कि मतलब अबाउट द लव लाइफ रिलेशनशिप क्यों नहीं हो रहा शादी या जो भी है। तो सलमान बोलते हैं कि पहला जब मेरे साथ नहीं हुआ ना, सिचुएशन खराब हुई, रिलेशनशिप नहीं चला, तो मेरे को लगा उसकी गलती है, ठीक है। सेकंड जब नहीं चला ना, तो मुझे लगा यार उसी की ही गलती है। फिर जब थर्ड हुआ ना, तो मेरे को समझ में आया कि क्या सच में उसी की गलती है। तो ये जो आप बात बोल रहे हो ना, एग्जैक्टली सेम लॉजिक पे चलती है कि हम हर बार दूसरे को ब्लेम तो कर देते हैं कि उसी की गलती है, बट बाद में जब आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने बैठते हो ना, तो आपको समझ में आता है शायद मैं ही गलत हूँ। Absolutely. So maybe there's a lot of, maybe you're not wrong. Maybe there's scope for improvement. Maybe you have too high expectations. There are a lot of these permutations and combinations because which कभी भी मेरे पास क्लाइंट आता है ना कि जी मेरे को डिवोर्स चाहिए, मैं हमेशा बोलता हूँ आप सोच के देखो कि 100% आपको पक्का पता है कि डिवोर्स चाहिए, तभी आप मेरे पास बैठो, अदरवाइज जाओ एंड वर्क ऑन योर मैरिज। तो क्लाइंट क्या चालू हो जाता है अपनी सेल्फ टॉक में टू जस्टिफाई, उसने ऐसा कहा था और ऐसा कहा था, मैं तो चाहता था बट ऐसा कहा, इसलिए मैं कहता हूँ जी मेरे को अगर आप इतनी कहानियां बता रहे हो ना, देन परहैप्स देयर इज अ 1% चांस। घर वापस जाओ, थिंक अबाउट इट, ट्राई टू वर्क ऑन योर मैरिज। क्योंकि आप ये भी मत सोचो कि इट्स लाइक
oh, do you want to eat McDonald's or do you want to eat Burger King? हाँ, You know? इस बात पे डिवोर्स लेते हैं लोग. No, my point is, the Thank point God. is, no, obviously, nahi. हाँ, But how that you said that there have been clients who've said कि भाई मतलब वाइफ को पिज्जा खाना ज्यादा पसंद था और हम कह रहे हैं भाई we should have healthier life choices, हाँ. and wife says I don't want this man anymore. इस So, वजह से डिवोर्स हो रहा है. so but you know that's one reason, right? हाँ. That's one thing that came up a lot. हाँ. Right? But tell me, I mean, इसी बात पे आगे मैं बात करता हूँ. सबसे ज्यादा absurd डिवोर्स के लिए जो आपके पास रीजंस आए हैं वो क्या कहते हैं? There are so many horrifying stories, right? हाँ. मतलब there's a guy, a friend of a friend, who came to me, and now he's a very close friend as well till date. He was courting this girl. They met on one of these marriage platforms, Shaadi.com, etc. kind of a thing. 6 महीना they were, meeting each other, courting, and then शादी होती है. Wedding night, she says, I need more time to be comfortable. Let's not get intimate. He's like, भाई जिंदगी तेरे साथ निकालनी है. What's the problem? ठीक है ना? To take your time, right? Super nice guy, super nice guy. Himself a virgin till marriage. The girl claimed to be a virgin. And then she's like, I need time. And then about 2.5, 3 months later, she was in the bathroom. He picks up her phone. And there is one guy, इसके साथ 500 मैसेजेस चल रहे हैं सालों से. शादी के बाद ये वाला ओयो रूम की बुकिंग की पेमेंट्स एक्सेट्रा. शी सेड मैं शिमला जा रही हूँ कंपनी ट्रिप पे. उसने बोला एक बार फोटोज सेंड मी फोटोज. हाँ. सारी फोटोज अकेली लड़की की हैं इन पोजेस इन शिमला. एंड पता चलता है शिमला की ये होटल की बुकिंग, शिमला का ये बस का ट्रिप, मैं यहाँ खड़ी हूँ शिमला. सो अपेरेंटली द गर्ल एंड हर बॉयफ्रेंड आफ्टर द वेडिंग, Wow. द बॉयफ्रेंड वेंट टू शिमला ऑन द ऑफिस ट्रिप. एंड उनके घर से, नोएडा के घर से बेयरली 500 मीटर दूर एक सस्ते बड़ी खोपचे में ओयो रूम्स में they were shacking up, the wife and her boyfriend. Wow. So like sad, right? And the only explanation that could come up in my mind was कि जो उसका जो बॉयफ्रेंड था, सालों से बॉयफ्रेंड था, बट जी 20-30 हज़ार रुपये महीने की नौकरी थी, वर्सेस दिस गाय वेल क्वालिफाइड, खूब जिंदगी में मेहनत करके, खूब स्ट्रगल करके, ही वाज मेकिंग गुड मनी, सम 3-4 लाख रुपीज अ मंथ, एंड सो परहैप्स अ बेटर कैंडिडेट फॉर मैरिज, बट नॉट गुड इनफ कि आप मतलब शादी के बेनिफिट्स ले लो, बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हाँ. जो ड्यूटी है और एक कमिटमेंट है, उसको फॉलो अप ना करो. तो ये Horrible. केस लिया आपने? I took up the case. We filed for annulment. We filed, civil and criminal cases against the girl and her family. Girl also retaliates with the Dahej Pratarna हाँ. and domestic violence petition, maintenance case. करीबन 1.5 साल केस चला, and then we settled the matter. हमने तो कहा था हम एक पैसा नहीं देंगे, ऊपर से we are going to take money from the girl, जो हमने शादी में खर्चा चीट किया ना उसने तो, Right, देखा जाए indeed. तो. हाँ. And I'm not sure we would have made progress or not, but for the fact कि लड़के के पास एक जॉब ऑफर आ गया with a much better company and with plans to move abroad as well. उस टाइम पे he comes to me and he says, अमीश भाई, अब should we still fight this out, या फिर should I मुझे consider बाहर the जाना है, possibility of going abroad? And then we made the call कि सुअर अगर दलदल में तुम्हारे साथ कुश्ती करना चाहता है, maybe it's not the best idea कि तुम उसके साथ अंदर घुस के कुश्ती करो. And so, we still paid a little bit of money, still did not get money, paid a little bit of money, Wow. just कि भैया पीछा छोड़ा. And I don't blame him. I think he still did good. अगर मैं अपना ईगो साइड रख पाता, तो मैं अगर उसकी जगह पे होता, मैं भी यही करता. Because देखो जी, again, the end of the day, खून नहीं खोलता ऐसे कि यार सामने वाला चीट कर रहा है, उसके बावजूद भी हम ही उसको पैसा दे रहे हैं पीछे छुड़ाने का. इतना ज्यादा नितिन जी. बट जो आपने बात बोली ना, मैं इसके बारे में बहुत सोचता हूँ. How does one justify to themselves such abhorrent actions, right? Yeah. So if I had to put myself in the shoes of this woman, how is she justifying to herself कि Yeah. भाई मेरा बॉयफ्रेंड है, पर मैं इस आदमी से शादी कर रही हूँ, and then शादी के within like 2 weeks I am going and again sleeping with my boyfriend. हाँ. How could she justify what she's done to this man? I don't know. Possibly. जैसे ट्रम्प अभी जस्टिफाई कर रहा है ईरान पे हमला करके. Absolutely. A great example, हाँ. right? So how do you justify yourself? I don't know. Or how do you sleep at night peacefully? हाँ, precisely. How do you tell yourself कि I am not the villain? हाँ. I don't know. Very difficult. मैं तो कई बार मैंने सोचा है, I'll reach out to that woman just as a personal itch हाँ. कि बहन तू बता तो सही, what were you thinking ये हाँ. करते हुए, और तू कैसे justify कर रही है? Then I could justify myself doing a million evil things. Yeah. But I psychology guess, है ना, most serial killers don't feel that they have done anything wrong. right. They feel like they are doing justice to society, or there was something bad that was happening in the society and they want to do or retaliate or fix the system. जैसे थानोस को चाहिए था कि 50% मार दूंगा मैं सबको, ह्यूमंस को और पूरी जनता को पूरे यूनिवर्स में, तो उसका भी जस्टिफिकेशन Bring balance into the universe. so Bring that is how- balance into this man's life हाँ. by
not overwhelming him हाँ with my sexual desires. हाँ Poor guy would suffer so much. So then perhaps I'm sparing him. हाँ करेक्ट। बट By मुझे एक बात बताओ, जैसे सामने वाले का पता होता है कि यार ये बंदा दिख रहा है कि गलत कर रहा है, hmm, जैसे इसी के केस में हम देख लेते हैं कि लड़की ने बहुत क्लियरली पता था कि यार झूठे केस है, चीटिंग भी कर रही है, फिर भी झूठा केस कर रहा है, राइट। Yep. कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि आप ही के क्लाइंट ने शुरुआत से आपको लीड ऑन किया हो गलत फहमी में, राइट, एंड जब आप केस स्टार्ट कर दिया हो, चल रहा हो, आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, फिर आपको सच्चाई समझ में आती है कि यार यही खराब था एक्चुअली में, रियलिटी में तो यही मेरा खुद का ही क्लाइंट खराब था जिसको मैं एज्यूम कर रहा था कि ये सही था। ऐसा कभी हुआ है? has happened. क्या था वो केस? Has happened multiple times. हाँ बट वन थिंग दैट कम्स अप टू माइंड, क्योंकि कल ही मैं अपने जूनियर से बात कर रहा था, हमारा एक नया जूनियर था, तो उसको हम बता रहे थे, मैं और एक और मेरा एक एसोसिएट है जो मेरे साथ 5 साल से है. हम्म सो देयर वाज दिस वन क्लाइंट जो आया, माय वाइफ डिड दिस, हर फैमिली डिड दिस एंड दिस एंड दिस एंड वेरी बैड पीपल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड तो व्हाट वी रेकमेंड टू क्लाइंट्स इज कि रादर देन फाइलिंग केसेस एंड झगड़े वगड़े करना, शुरुआत में लेट्स स्टार्ट ऑफ विद व्हाट वी कॉल प्री लिटिगेशन मीडिएशन, जिसमें कोई झगड़ा नहीं है, कोई एलिगेशंस नहीं लगाने, बहुत ही पीसफुल एक मेथड है वेर वी आर इनिशिएटिंग बिफोर litigation starts a mediation process. So pre-litigation mediation. उस pre-litigation mediation में तो मैं खुद भी नहीं गया था. I had one of my senior chamber partners who had gone, and the partner was telling me कि भाई जो लड़की है वो बिल्कुल मतलब डरी सहमी सी शरीफ सी जब आई है, बैठी है, एंड शी इज जेन्युइनली सो सैड कि मेरी शादी खत्म हो रही है. अच्छा I can't imagine doing this, and she's genuinely so afraid. And सहमी हुई है. There are lawyers, there are judges. God, what's not judges, but like lawyers and other people. What am I supposed to do? Her father is so docile, so nice, polite. जी हम तो कोशिश कर रहे हैं कि शादी चल जाए, घर बस जाए, घर ना टूटे. And our client, जो उस टाइम तक was like कि देखो जी, I have been wronged. She said this, she's done this. He's just non-stop screaming and shouting and screaming and shouting at his wife, his father-in-law, her lawyer, and his own lawyer. अच्छा He's shouting at, and even on the mediator, he's shouting at everybody, not listening to anybody. Now, can we be 100% certain that ये जो client का बर्ताव था, ये actually normally ऐसा ही इंसान है, हाँ या फिर उस दिन कुछ बहुत ज़्यादा moment of frustration था जो एक outburst हुआ? And again, a lot of times, नितिन जी, चार दीवारी में क्या हो रहा है हमें नहीं पता, राइट. बहुत बार एक और मैं इसके बारे में कहीं पढ़ रहा था कि it's much easier to point fingers and catch the blame of a man in a marriage. Why? Because men commit violence physically. But what about the woman's violence? And it is documented scientifically. Men are definitely the, physically more forceful and more likely to lash out with physical, manifestation of their frustrations. What do women do? Women commit mental violence, हाँ right? अब वो पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, उसको मतलब डॉक्यूमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है. हाँ बट व्हाट शी इज डूइंग, राइट, सो मतलब डेली 10-second nudges to destroy his self-esteem, हाँ and then on the 10th day he gets up and he punches her. Is he wrong? No, I mean he's wrong, he's right, Yeah. definitely wrong. But was she completely innocent is something that is again something that is a big question mark. मुझे ये समझना है कि मेन वुमेन की आप अभी डिफरेंस और बात कर रहे थे कि यार जो मेन होते हैं ना वो फिजिकली अपनी फ्रस्ट्रेशन को ज़्यादा निकालते हैं, राइट, एंड वो होता भी है. वुमेन के केस में वो मेंटली ज़्यादा वायलेंस होती है उनकी, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर. मुझे आप इतने सारे लोगों के साथ डील करते हो और इनफैक्ट आपके एसोसिएट्स हैं, पार्टनर्स हैं और एडवोकेट्स हैं जो भी आपको नंबर्स देते होंगे, स्टैट्स देते होंगे, राइट, जनरली ओनली ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एंड नंबर्स जो आपने ऑब्जर्व किया, उसके बेसिस पे आंसर ले रहा हूँ, आपके पर्सनल बायस का आंसर नहीं ले रहा मैं आपसे. आदमी लोग ज्यादा झूठ बोलते हैं या वुमेन ज्यादा झूठ बोलती हैं, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिवोर्स? Whoever gets better coaching from their lawyers is the one who manipulates things. मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखिए, मैं तो ये बोलूँगा कि on most days, most people in matrimonial litigations lie. Almost everybody lies because the system is incentivized to reward the liar and to punish the person who speaks the truth. एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ. मुंबई से एक लेडी ने मुझे कुछ साल पहले रीच आउट किया, कहती अरेंज मैरिज थी, सुहागरात पे आदमी बोलता है आई एम होमोसेक्सुअल, फैमिली के प्रेशर में मैंने आपसे शादी कर ली. लड़की कहती है भाई मेरी सारी ड्रीम्स, मेरी सारी होप्स, एस्पिरेशंस टू हैव अ नाइस मैरिड लाइफ, सब खत्म, चूर. हाँ तो हाउ डू आई गेट जस्टिस, व्हाट डू आई डू?
अब मैंने एक ही बात बोली कि देखो मैडम, टेक्निकली the fact कि your husband was a homosexual and he did not disclose that to you is not really a criminal offense. And she got so upset. What do you mean? हाँ, देखो जी, अब as bad as it sounds, शॉकिंग तो है पर right? हाँ, कानून में ऐसा कोई प्रावधान है नहीं कि जी अच्छा, आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा इन द सेंस कि क्रिमिनल केस तो बन नहीं सकता। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर द फैक्ट दैट यू वर लाइड टू, आप एक वो कर सकते हो, आप अनलमेंट लगा सकते हो, आप मेंटल आप हरासमेंट, अब हाँ, अब लगा सकते हो ये हाँ, चीज़ें, बट आपको बहुत लिमिटेड रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मैडम, मैं आपको नहीं बोलूँगा, पर अगर आपको कोई भी डिवोर्स लॉयर मिलेगा तो आपको यही समझाएगा कि एक होता है कि आप सच को प्रेजेंट करो कोर्ट के सामने, जिसमें आप सिर्फ मार खाओगे और कुछ नहीं होगा अगले 10 साल तक, या फिर आपको, मैं नहीं बोलूँगा और डिवोर्स लॉयर्स बोलेंगे कि आप अपनी तरफ से फाइल कर दो क्रिमिनल केस फॉर डाउरी हरासमेंट। आप फाइल कर दो कि जी मेरे ससुर जी भी मेरे को मोलेस्ट करते थे। आप फाइल कर दो कि जी मैं तो कुछ भी नहीं कमाती जबकि मैं कमाती हूँ, और मेरा पति जो एक्चुअली लेट से 2 लाख रुपए महीने के कमाता है, वो जी 20 लाख रुपए महीने के कमाता है, और इसलिए मुझको जी 5 या 6 लाख रुपए महीने का मेंटेनेंस चाहिए। अगर आप हाँ, ये सब बोलोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्विक रिजल्ट मिलेगा। हाँ, ये मैं नहीं बोल सकता आपको मैडम, हाँ, पर आई एम श्योर कि आपको बहुत सारे और वकील बोलेंगे। हाँ, राइट। सो द पॉइंट इज कि एक इंसेंटिव बना हुआ है फॉर ऑलमोस्ट एवरीबडी टू लाई। हम्म, कुछ लोग झूठ नहीं बोलते हैं क्योंकि उनके लॉयर्स ने उनको ढंग से एक कोच नहीं करा कि झूठ बोलना है भाव, हम्म, एंड सेकेंड, उनको ढंग से समझाया नहीं कि अगर आप झूठ नहीं बोलोगे तो इतना नुकसान होगा कि आपके पास इरिपेरेबल डैमेज। हम्म, और तीसरा, उनको उनके वकील साहब ने ये नहीं समझाया कि हमारे इस बढ़िया देश में जो बढ़िया जस्टिस सिस्टम है उसमें हार्डली एवर देर आर एनी कॉन्सिक्वेंसेस फॉर पर्जरी। हम्म, तो अगर आप कितना भी झूठ बोलो पर आपके ऊपर कोई रेपरकशन नहीं होने वाले, चाहे आप पति हो या पत्नी हो। तो खुल के बोलो, और अगर नहीं बोलोगे हाँ, क्योंकि सच के साथ रहना चाहते हो, तो जी जब आपको वो खाई में फेंकेंगे तो फिर उस नोइंग कि आपने सही चीज करी और आप उस खाई में अब डूबने जा रहे हो, हम्म, फिर मतलब यू बट कैन। बाकी किसी कंट्री में है पर्जरी का रिpercussions जैसे पर यहाँ नहीं है। I've heard, I can't say with first hand experience because I have a lot of people who consult me हम्म, from other countries, but I've never directly thoroughly practiced any matrimonial or other law in other countries. हम्म, तो आई कैनॉट से फॉर श्योर, बट जितना मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, यस, पर्जरी में काफ़ी दिक्कतें होती हैं कई बार लोगों को, स्पेशली इन डेवलप्ड कंट्रीज हम्म, वेयर देयर आर बेटर काइंड ऑफ, आई थिंक इट्स अ लॉजिकल काइंड ऑफ एवोल्यूशन, नॉट जस्ट ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम बट ऑल्सो ऑफ द लीगल सिस्टम। हाँ, राइट, अगर आप थोड़ा, मतलब मुझे पता है कि सामने वाला अगर झूठ बोलेगा और बाद में वो डिस्प्रूव हो जाता है कि वो झूठ ही बोल रहा था, तो उसको भी रिpercussions होंगे, तो वो झूठ कम हो जाएगा ना बोलना लोग। एब्सोल्युटली, तो ये क्यों नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे? बहुत बार ये मांग रखी जाती है कि कोई झूठ बोल रहा है हम्म, तो उसको पनिश देम फॉर पर्जरी। आजकल इतने झूठे रेप केसेस हो रहे हैं, हाँ, इतने झूठे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, तो हम कहते हैं कि जी अगर झूठ बोला है तो पर्जरी में जेल भेजो। हम्म, बट द प्रॉब्लम इज के लॉ मेकर से इट्स अ वेरी स्लिपरी स्लोप। आज आप बोल रहे हो कि कॉन्क्रीट झूठ बोला है इसलिए जेल भेजो पर्जरी में, कल आप बोलोगे फॉल्स केस अगर किया है तो जेल भेजो, कल आप परसों बोलोगे कि अगर केस में, अगर किसी केस में अक्विटल हुआ है, अक्विटल होते ही जिसने कंप्लेंट फाइल करी थी उसको जेल भेजो, बिकॉज अगर अक्विटल हुआ है तो मतलब केस झूठा है, मतलब भेजो। बट इसका मतलब क्या है कि अगर कोई विक्टिम आता है, बट नेसेसरीली फॉर दिस पर्टिकुलर डिस्कशन, कोई विक्टिम आती है और बोलती है कि मैं विक्टिम हूं, मेरे साथ XYZ हुआ, और उसको पता है कि भाई देखो मेरी एक्चुअली मैं विक्टिम हूं, मेरे साथ हुआ है, बट क्योंकि दुश्मन का वकील अच्छा है हम्म, या किस्मत थोड़ी अच्छी है, पता चला उसका क्विटल हो गया, मैं जेल जा रही हूं जबकि आई वाज माई सेल्फ अ विक्टिम, राइट, तो ना ही कंप्लेंट फाइल करो, बेटर है। तो उस वजह से पर्जरी होता है कि भाई कोर्ट में झूठी गवाही देना और झूठा केस फाइल करना होता है मलिशियस प्रोसिक्यूशन। दोनों चीजों के लिए हमारे देश में ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस इसलिए नहीं है क्योंकि लॉ मेकर्स, पॉलिटिशियंस, जजेस को ऐसा लगता है कि अगर हमने बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए फॉर लाइन और फॉर इंस्टीट्यूटिंग फॉल्स केसेस, तो क्या पता जेन्युइन केस वाले भी और जेन्युइन टेस्टिमनी वाले भी भाग जाएं कि भैया पता नहीं हम जेल जाएंगे। मेक तो सेंस, आज के दिन पे वो कहते हैं कि थोड़ा झूठ चलने दो, थोड़े झूठे केस चलने दो, हाँ, ओवरऑल सोसाइटी के लिए यही बेनिफिट है, हाँ। एज अनफॉर्चुनेट एज इट इज। मेरे को आगे ना एक चीज़ और पूछनी है आपसे। आपने बीच में क्रॉस एग्जामिनेशन की बात की, राइट? आपको सामने वाले की, जब आप किसी को क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हो सामने, कोर्ट के कटघरे में खड़े करके, पहले तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि वो शायद रियलिटी में ऐसा नहीं होता,
बट लेट्स से ऐसे ही होता है, आई डोंट नो, आई विश आई डोंट इवन गो देयर कभी भी ज़िंदगी में जाना ना पड़े। बट आपको सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है यार ये झूठ बोल रहा है। हाउ डू यू फिगर आउट दैट समवन इज लाइंग? देखिए जी, वन इज वेदर दे लाइंग और नॉट, क्या है क्रॉस एग्जामिनेट। देखिए सच्चाई तो कोई हमको, कोई अगर केस, आई एम सॉरी, कोई अगर केस ऐसा जब सामने वाले से आपने एक दो सवाल पूछे हो ऐसे, और वो सवाल पूछते ही समझ में आ गया हो कि ये पकड़ा गया। सो आई विल आस्क यू टू लुक एट इट फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव। हम्म। देखिए क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स सच्चाई क्या है वो हमको पता चल जाती है बहुत पहले से, अच्छा। फ्रॉम स्टोरीज ऑफ द क्लाइंट्स प्लस you know the surrounding situations, the proofs, the discussions, everything. अगर, and so this is a very big like misconception कि अंदर जाके क्रॉस एग्जामिनेशन में मैं कुछ पता लगा रहा हूँ। क्रॉस एग्जामिनेशन का पर्पस ये नहीं है कि मैं कुछ पता लगाना चाहता हूँ। मोस्ट डेज क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ मैं नया नहीं पता कर रहा हूँ। क्रॉस एग्जामिनेशन में दुश्मन या दुश्मन के विटनेस का जो झूठ है, जो मुझे पता है कि झूठ है, मुझे वो पकड़ के रिकॉर्ड पे लेकर आना है। दैट इज द पर्पस ऑफ द क्रॉस एग्जामिनेशन। राइट। कभी कभार कुछ नया निकल जाता है इफ यू आर लकी, बट ऑन मोस्ट डेज द जॉब इज नॉट टू फाइंड आउट समथिंग। तो आपका जो सवाल है इट इज मोर फॉर द जज कि जज साहब आपको क्या पता है कि ये झूठ बोल रहा है नहीं बोल रहा है। But the unfortunate situation is the way testimony is recorded in the country and the way the laws of testimony and the process of testimony is recorded, I find it is so abhorrent। और इसलिए मैं कहता हूँ इतना injustice होता है। इनजस्टिस नहीं, लैक ऑफ जस्टिस होता है। अगर मैं आपको प्रोसेस रन करूं, कोई एग्जांपल अगर ले सको यस तो। एग्जैक्टली, इलस्ट्रेशन से आपको थोड़ा समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, मैंने बोला कि नितिन जी ने मेरे 100 रुपए चुराए, हाँ। और वो भाग गए। अब मैंने आके कोर्ट में आके टेस्टिमनी दी, नितिन जी मेरे 100 रुपए लेके चले गए, मेरी जेब से लेके निकल गए एंड चले गए। अब नितिन जी का जो लॉयर है, राइट, आके मुझे क्रॉस एग्जामिन करेगा, कौन सी तारीख थी, कहाँ थे आप, आपने क्या पहन रखा था, नितिन जी ने क्या पहन रखा था, क्या आपको पक्का पता है कि नितिन जी थे वो आदमी जो वो पैसा लेके गए। मैं कहता हूं कि आपके और नितिन जी की पुरानी दुश्मनी है जिसकी वजह से आप ये कर रहे हो। अच्छा आप ये बताओ कि ये बात सच नहीं है क्या कि आपकी और नितिन जी की 2 साल पहले बहस हुई थी या एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन हुआ था, और उसके बारे में तो आपने आज तक कभी बताया नहीं। सो ये सारी चीजें हो रही हैं ना। इस सब के बीच में आपको लगे कि अरे जज साहब देख रहे हैं अमीश को और अमीश के बर्ताव को और उसके हाव भाव को। एक्चुअली कुछ भी नहीं देख रहे हैं जज साहब। जज साहब तो जी अपने फाइल पे नोट्स बना रहे हैं और मैटर्स बुला रहे हैं, और आपका वकील जो अमीश को सवाल पूछ रहा है ना, वो सवाल नोट डाउन हो रहा है अलग से साइड में, और उसका जवाब अमीश जो दे रहा है वो भी नोट डाउन हो रहा है। और अगर वकीलों के बीच में कुछ बहस हो जाती है कि तुम ऐसा सवाल नहीं पूछ सकते, या फॉर एग्जांपल अमीश ने कुछ गवाही दी, अमीश ने बोला नितिन जी ने जी ब्लू ब्लेजर पहन रखा था, और वो कहता हाँ जी लिखो, मतलब भाई ब्लू ब्लेजर पहन रखा था। अब ऐसा भी नहीं होता कि स्टेनोग्राफर लिख रहा है कि नितिन जी ने ब्लू ब्लेजर पहन रखा था, स्टेनोग्राफर वेट कर रहा है, वकील बोलता है हाँ जी लिखो स्टेनोग्राफर साहब, नितिन जी ने ब्लू कोट पहन रखा था। तो फिर दूसरा वकील बोलेगा अरे नहीं नहीं ब्लेजर बोला था, कोट नहीं बोला था। तो ये होता है, अरे लिटरली भाई स्टेनोग्राफर साहब अब लिख दो ना जो बोल रहा है आदमी ना। वकील साहब बोलते हैं लिखो जी स्टेनोग्राफर साहब। स्टूपिडिटी, राइट। अच्छा उसमें भी सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जज को पैरेलल काम नहीं करना चाहिए कि बहस सुन रहा है वकीलों की, वो भाई जो टेस्टिमनी हो रही है उसको सुन भाई तू। सुनता नहीं है कोई जज। जज कहता है मैं क्या करूं, रिकॉर्ड पे बनने जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, ये लोग आपस में अपना तू मैं चुट कर रहे हैं। अगर ज्यादा बहस हो गई, नहीं मैं तो कह रहा हूँ कोट था, नहीं मैं तो कह रहा हूँ ब्लेजर था, तो फिर मेरे पास आएंगे और फिर मैं फिर से पूछूंगा विटनेस साहब आप फिर से बताओ कि क्या था। इतने में विटनेस कोचिंग हो गई कि भाई बोलना था कि ब्लेजर है, नहीं कोट नहीं बोलना था। ठीक है, तो this is what's happening, this is the garbage that's happening and the worst part is, चलो एक तो है कि जज साहब कंडक्ट को तो भूल जाओ, 1000 में से एक केस में अगर फॉर एग्जांपल विटनेस जवाब देने से मना कर रहा है, या बार बार चीज को घुमा रहा है, या फिर बदतमीजी कर रहा है, या फिर कुछ बहुत ही एब्सर्ड हो रहा है, तो जज मैक्सिमम और उसी पन्ने पे लिखवा देगा एट दिस पॉइंट द विटनेस सेड ब्ला 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 व्हिच द कोर्ट टेक्स नोट ऑफ। इतना 1000 में से एक केस में अगर कुछ ऐसा लिख देगा जज। व्हाई? बिकॉज जज को भाई देयर आर sometimes not always, sometimes there are 50-50 ये क्रिमिनल CBI ED के केसेस में 100-200 विटनेसेस। जज को क्या याद है? कुछ नहीं याद। दैट्स व्हाई एवरीथिंग हैज टू बी डन ऑन द रिकॉर्ड, ऑन द डॉक्यूमेंट्स। प्लस अगर आप एक ही जज को एक ही कोर्ट रूम में अगले 5 साल के लिए छोड़ दोगे ना, द पॉसिबिलिटीज ऑफ करप्शन बिकम 100x। इसीलिए जुडिशरी में एंड पुलिस फोर्सेस में इतने ज्यादा रेगुलर ट्रांसफर्स होते हैं। अच्छा, every 1-2-3 years there's post change after change। और क्यों? क्योंकि अगर बंदा नई जगह पे जाता है तो थोड़ा सा ये सेटिंग्स बिठा के थोड़ा कंफर्टेबल होना आसान नहीं होता। इसीलिए अब ये तो है एक्चुअल सच्चाई।
Transfers happen, transfers are a reality of life. That is why every judge wants everything which is being said or done should be documented. Unfortunately उतना होता नहीं जितना होना चाहिए. For example, इतनी बार मेरे पास क्लाइंट्स आके बोलते हैं मेरे साथ में, देखो जी झूठा केस है, गलत हो रहा है, जज साहब कह रहे हैं, जज साहब ने कोर्ट में बोला कि देखो मुझे दिख रहा है कि ये पूरा झूठा केस है तुम्हारे खिलाफ, और ये लेडी झूठ बोल रही है, ये आदमी झूठ बोल रहा है, तुम चिंता मत करो. जज साहब ने मुझे बोला अमीश जी. मैं कहता हूँ जज साहब ने लिखा क्या ऑर्डर के अंदर? आई कैन क्लियरली सी दिस इज द फॉल्स केस. नहीं वो तो लिखा नहीं. एग्जैक्टली. ऑर्डर में क्या लिखा है? पिटिशनर इन पर्सन, पिटिशनर इन पर्सन, respondent in person, petitioner has filed the response, respondent has filed the blah, fixed for further arguments on blah blah date. और उसके बाद जज साहब का ट्रांसफर. तो फिर से केस चलेगा वही केस नहीं चल रहा है. केस तो जहां से स्टार्ट हुआ वो उसी प्रोसेस से चलता रहेगा, बट पुरानी सच्चाई तो चली गई ना. एब्सोल्युटली. प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट, भाई जिस जज ने सब कुछ देखा है ना, अगेन फंडामेंटल रूल ऑफ व्हाट इज द जज गोइंग वांट टू डू, नॉट डू जस्टिस बट नॉट लुक बैड. सो द जज सेज कि भाई अगर ऐसे टाइप के केसेस में, बाकी 1000 केसेस में सारे जजेस ने किस तरह के ऑर्डर पास करें, मैं भी वही ऑर्डर पास करूंगा जी, सही हो या गलत. राइट. इनफैक्ट आई हैव हैड सो मेनी टाइम्स. इसलिए प्रेसिडेंट देखा जाता है. प्रेसिडेंट एक तो हो गया अंडर कॉमन लॉ सिस्टम की लेट्स फॉलो व्हाट हैज बीन फॉलोड एज अ जुडिशियल डिसीजन. आई एम सेइंग नॉट जस्ट जुडिशियल डिसीजन, बट in these kind of circumstances, one is what is the actual judgment versus what are we doing in the meantime. एक इलस्ट्रेशन के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ. जैसे सुप्रीम कोर्ट बहुत बार बोलती है जजेस को निडर होकर बेल में ऑर्डर पास करने चाहिए और बेल देनी चाहिए जहाँ पे बेल देने का मन है. हमको एज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हमको दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम दखलंदाजी करेंगे और आपने बेल दी और हम उसको सेटिसाइड कर रहे हैं, उसको रिकॉल कर रहे हैं, तो फिर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस का मोराल डाउन होता है कि हम यहाँ पे बेल दे रहे हैं, ऊपर से वो कह रहे हैं तुमने बेल कैसे दे दी, ऐसे तुमने पैसे खाए थे क्या. राइट. तो ये बात सुप्रीम कोर्ट बहुत बार बोलती है, बोल तो देती है, फिर हर दूसरे महीने फिर एक कहानी आती है, सुप्रीम कोर्ट सेट्स असाइड बेल ग्रांटेड बाय दिस लोअर कोर्ट एंड सेज हाउ कुड यू ग्रांट बेल इन अ केस लाइक दिस. अब फिर वो जज का मोराल डाउन. चलो उस जज का तो मोराल टूट के चूर हो ही गया कि भैया मेरे को डांट पड़ गई. वो कहता है आज के बाद मैं किसी से, तुम मुझसे किसी केस में बेल लेके दिखा दो. क्योंकि और अच्छा, एक तो उसके साथ तो हुई चाय और कॉफी पे वो अपने 50 जजेस के साथ और बात कर रहे, देखो जी मैंने तो बेल दी थी जहां मुझे लग रहा था बनती है बेल देनी, इन्होंने डांट दिया, अब मेरे से लेके दिखा दो. तो बाकी 50 सोचते हैं यार मैंने अगर बेल दे दी मेरे ऊपर भी हो सकता है. एंड द फंडामेंटल पॉइंट हियर इज, मेरे को जो ये डायलॉग मुझे इतने जजेस ने मारा है, अगर मैंने बेल दे दी तो छूटते उंगली घूम के हाँ भाई बता कितने पैसे खाए तूने ये बेल देने के लिए. और नहीं दी ना, चाहे कितना भी इनोसेंट आदमी हो, पर मैंने बेल नहीं दी, कोई उंगली उठा के नहीं बोलेगा कि इस केस में तो बेल देनी बनती थी, तुमने क्यों नहीं दी. So then let me take the safe route and just say bail denied. मैं आपसे ना जब भी हम एलिमनी की बात करते हैं या ऐसी बातें करते हैं, बहुत सारे केसेस ज़्यादातर चर्चा में आते हैं. जैसे अभी ऋतिक रोशन की बात करें तो ही पेड ऑलमोस्ट 380 करोड़, हार्दिक पांड्या उनका आई थिंक 42 करोड़, चाहल 4.5 करोड़ के आसपास का सेटलमेंट है. सो ये इतना बड़ा बड़ा अमाउंट एलिमनी में, सेटलमेंट्स में, ये कहाँ से कैलकुलेट होता है और क्यों इतना बड़ा होता है? All of these settlement amounts that you're mentioning, these were all done outside the court. That's right. And I would say that in a lot of these cases, if the matter actually went to the court and it was left for the judge to decide, most likely, most of these wives would not have gotten a single rupee from the judge. Not even a single rupee? Not even a single rupee from the judge. Achha. That is because in a lot of these cases, these women, they themselves had a lot of assets of their own. तो ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि आधा आधा मिल जाएगा या वो लूट के ले जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऐसा है भी और नहीं भी. सो आई से द मैट्रिमोनियल लॉ सिस्टम हमारे देश में इस तरह से स्ट्रक्चर्ड है कि अगर आप ABC सिचुएशन में हो देन आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है, और अगर आप XYZ सिचुएशन में हो तो आपके साथ कुछ भी नहीं होने वाला है. सो कन्वर्सली ABC सिचुएशन में आपके साथ बहुत बुरा होगा और दूसरे का, आपके स्पाउस का, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, उसके साथ बहुत अच्छा होगा. XYZ सिचुएशन में जहाँ पे आपके साथ बिल्कुल बुरा नहीं हो रहा है, जहाँ पे आपके साथ बिल्कुल भी कुछ बुरा नहीं हो रहा है, नुकसान फिर आपके स्पाउस का हो रहा है, विच द हस्बैंड ऑफ द वाइफ. सो अगर आप सेलिब्रिटी डिवोर्सेस की बात करो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स या तो सेलिब्रिटी ने अपने, यू नो, इट्स द सेलिब्रिटी हस्बैंड एंड द वाइफ, राइट. सो सेलिब्रिटी हस्बैंड ने a lot of times, most of the times, जब भाई hundreds of crores की नेटवर्थ पे बात जा रही है, तो उन्होंने पहले ही a lot of times for tax efficiency purposes, for you know, out of love and affection, right, etc., वो पहले ही काफ़ी प्रॉपर्टीज, काफ़ी चीज़ें
पैसा वैसा दे चुके होते हैं. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल हार्दिक पांड्या एंड हिज वाइफ, आई बिलीव हिज वाइफ वाज ऑल्सो एन आर्टिस्ट इन हर ओन रिगार्ड. हाँ. सो शी ऑल्सो हैड अ डिसेंट नेटवर्थ. तो मैं कहता हूँ अगर ये लोग कोर्ट जाते तो कोर्ट कहती भाई शी ऑलरेडी हैज अ गुड कपल ऑफ, आई थिंक व्हाटएवर, हाइपोथेटिकली 20-30 crores, 5 crores worth of assets, तो शी डज नॉट डिजर्व एनी एलिमनी. बात खत्म. अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आपको शेयर करना ही करना है, बिकॉज जो मैं स्टार्ट पढ़ रहा था उसमें ये था कि 53% ऑफ द वुमेन रिसीव्ड मोर देन 50% ऑफ हस्बैंड नेटवर्थ. इन सम एक्सट्रीम केसेस 26% ऑफ द वुमेन रिसीव्ड मोर देन 100% ऑफ द डिक्लेयर्ड नेटवर्थ. होता क्या है, दोज आर वेरी डिफरेंट सिचुएशंस, एज आई सेड इट्स अ केस टू केस बेसिस. बट जस्ट टू फिनिश द पॉइंट, सेलिब्रिटी डिवोर्सेस में एक कंपोनेंट है कि बीवी को कितने एलिमनी मिलेगी, एक होता है कि चाइल्ड सपोर्ट कितना मिलेगा. चाइल्ड सपोर्ट के नाम पे थोड़ा बहुत मिल जाता वाइफ को पैसा, और दूसरा जो वो क्रिमिनल केस करती तो उससे बचने के लिए आदमी कहता है चलो लेट मी पे दिस लिटिल बिट मनी. बट सबसे ज्यादा जरूरी है इज्जत का जो फालूदा होने वाला था उससे बचने के लिए आदमी जो है दे देता है. फॉर एग्जाम्पल आई रिमेंबर वन ऑफ फ्लिपकार्ट्स को फाउंडर्स, बेनी बंसल. I don't remember which of the Bansals. बेनी बंसल. His wife filed a case against him. Which of, I don't, there are अच्छा. two Bansals, right? So one of those Bansals, his wife filed a case against him कि this guy who's a billionaire, उसने मेरे को टॉर्चर किया कि मैं उसको 2 करोड़ रुपए का फ्लैट दूं. That was documented in the news कि उसने ये कंप्लेंट. So someone who's worth over 1,000 crores, वो 2 करोड़ के लिए अपनी बीवी को टॉर्चर कर रहा है. कितना बिलीवेबल है, वी डोंट नो. सो द पॉइंट इज कि जो एम्बैरेसमेंट होती है, जो बेइज्जती होती है, उससे बचने के लिए लॉट ऑफ टाइम्स पीपल पे अ लॉट ऑफ मनी. एंड लॉट ऑफ टाइम्स पीपल विद अ गुड डिसेंट नेटवर्थ ना, आई हैव सीन दे हैव रियलाइज्ड, जैसे हमारे जेफ बेजोस थे, इलॉन मस्क थे, ये जो पैसा है ना, ये मतलब इट्स लाइक अ वेरी ट्रांजिटरी थिंग. दे दो जितना मांग रही है, खूब अगर स्पेशली अगर हेड स्पेस क्लियर है, इज्जत बरकरार है, खूब और कमा लेंगे. दैट्स अ माइंडसेट दैट अ लॉट ऑफ दीस वेल्दी एफ्लुएंट पीपल हैव. हाँ, सो व्हाट वाज योर अदर क्वेश्चन व्हिच यू जस्ट आस्क्ड मी? मैं आपसे स्टैट्स की बात कर रहा था कि किस बेसिस पे डिसाइड होता है इतना पैसा आना चाहिए, हाँ. क्योंकि स्टैट्स बोलते हैं कि कई केसेस में तो 100% से भी ज्यादा नेटवर्थ ले लिया. सो वो होते हैं थोड़े डिफरेंट सिनेरियोस, एंड आई एक्सप्लेन व्हाई. नॉर्मली अगर आप देखोगे कोई लेडी से पूछो कि भाई व्हाट डू यू वांट इन अ मैन, वो क्या कहती है, वो मुझसे बेटर कमाए, राइट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल फाउंडेशनल काइंड ऑफ एस्पेक्ट ऑफ व्हाट अ वुमन इज लुकिंग फॉर इन अ मैन. मैन आस्क फॉर समथिंग एल्स, वुमन अ लॉट ऑफ टाइम्स आस्क फॉर समवन हु इज अर्निंग वेल मतलब he is earning more than her, means he has a higher net worth than her, higher income than her. And a lot of times, especially हमारे देश में भाई, the concept of housewife is very prevalent. इतने केसेस हैं भाई, एंड रोज की केसेस भी क्या है, रियलिटी ऑफ लाइफ. शादी से पहले काम कर रही थी, शादी के बाद काम करना बंद कर दिया, या तो छुड़वा दिया या फिर खुद छोड़ दिया कि भाई नहीं करनी मेरे को. स्पेशली अगर मेरा पति जी 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए महीने के कमाता है, मैं ये 20,000 रुपए की नौकरी में जाके क्या करूँ, जो मैं सुबह से लेकर रात तक मैं घिसट पिसट कर रही हूँ, और मैं अपने पति को भी मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ, छोड़ देती है. अब उन सिचुएशंस में चाहे कमा रही हो या ना कमा रही हो, जहां पे देयर इज एन इनकम डिस्पैरिटी, वहां पे आदमी के लिए बहुत दिक्कत होती है. फॉर एग्जांपल मैं जैसे इलस्ट्रेशन दूं, अगर मैं फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपए महीने के कमा रहा हूँ, अच्छी नौकरी है मेरी कल शादी हुई है और आज बीवी छोड़ के चली गई और वो कुछ नहीं कमाती, या कमाती है वो छुपा के रखती है, या फिर कमा रही थी उसने नौकरी आज छोड़ दी, और आज शादी हुई, कल उसने मेरे ऊपर केस कर दिया कि जी मैं इसकी बीवी हूँ, ये कुछ भी नहीं, मैं इसकी बीवी हूँ, मुझे मेंटेनेंस चाहिए. कोर्ट कहेगी मिस्टर अग्रवाल 1 लाख रुपए महीने के अप्रोक्सीमेटली आप देना शुरू कर दो, राइट? इट्स दैट बैड. कोई फॉर्मूला नहीं है या फॉर्मूला हम कहते थे कि अगर आप बोलोगे क्या फॉर्मूला है तो हर वकील इट डिपेंड्स करता रहेगा. मैं आपको बोलता हूँ जो मैंने जनरली देखा है, एक अनसेड जो फॉर्मूला है वो है व्हाट द हस्बैंड इज अर्निंग, उसका 1/3, एंड उसमें से माइनस कर लो व्हाट द वाइफ इज अर्निंग. से फॉर एग्जांपल अगर मैं कमा रहा हूँ 3 लाख रुपए महीने का, वाइफ इज अर्निंग 30,000 मंथ, तो मैं जो कमा रहा हूँ महीने का उसका 1/3 1 लाख रुपीज अ मंथ, माइनस जो वो 30,000 अ मंथ कमा रही है 70,000. हाउएवर अगर मैं 3 लाख कमा रहा हूँ, वो 30,000 कमा रही है, बट हमारा एक बच्चा भी है, तो कोर्ट कहेगी फिर भाई तब भी तुम 1/3 ही दो. अगर अच्छा 3 बच्चे तो भी तुम टोटल 1/3 ही दो फॉर द 2-3 kids. कभी कभार इट गोज फ्रॉम से 1 to 1.2 1.3, बट ऑन एन एवरेज 5+ kids के लिए it's 1/3 approximately. But however there are many more variables also. It depends कि भाई for example अगर मैं लाख रुपए महीने के कमा रहा हूँ, but I have a house, I own a house which is worth 10 crores, तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट बोले कि आप सिर्फ 30,000 मंथ मेंटेनेंस दो. इसलिए आप किसी जज से पूछोगे कैसे आप फिक्स करोगे, इट डिपेंड्स करते रहेंगे. बट वेरी जनरल रूल ऑफ थंब इज कि अगर फॉर एग्जांपल यू डोंट हैव एनी ह्यूज एसेट्स व्हिच इज लाइक वेरी डिस्प्रोपोर्शनेट टू योर मंथली इनकम. सो फॉर एग्जांपल मैं 3 लाख रुपए महीने के कमाता हूँ, मेरी सेविंग्स करीबन 50 लाख रुपए महीने, 50 लाख की है सेविंग्स, या 1 करोड़ की सेविंग्स है, तो भी कोर्ट बोलेगी चलो जी 1 लाख रुपए महीने का मेंटेनेंस दो. सो दैट्स हाउ मेंटेनेंस इज कैलकुलेटेड. नाउ जो आप कह रहे हो ना कि जी 100% नेटवर्थ से ज्यादा कैसे एलिमनी जा रही है, तो बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश में ये रियलिटी है कि भाई
लड़की की इनकम नहीं देखी जाती, क्योंकि लड़का तो जी 24-25 की उम्र में कमा रहा है 40,000 रुपये महीना या 50,000 रुपये महीना, या कभी कभार सरकारी नौकरी में जो एक्चुअल इनकम कम है बट जो इज्जत है उसका बहुत इंपैक्ट है, प्लस घर मिल रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कई बार तो ऐसा होता है जी कि लड़का कमा रहा है जी 30,000 रुपये महीना या 40-50,000 रुपये महीना, बट फादर का बिजनेस है या फादर की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज हैं, जिसकी वजह से उनकी टोटल नेटवर्थ फैमिली की अबाउट 20 करोड़। तो ऐसा नहीं कि कानून के हिसाब से आपको जी 20 करोड़ का आपको कुछ एलिमनी XYZ देना पड़ेगा या 3-4 करोड़ देना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम इज, क्योंकि आपकी लेट्स से 20 करोड़ रुपए की नेटवर्थ है आपकी पूरी फैमिली की, तो लड़की को उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। बट आप और अगर वो जाके मेंटेनेंस मांगेगी कोर्ट से, मेरे पास एक ऐसा केस था, फैमिली नेटवर्थ इज अबाउट सम 100 CR, लड़का जी छोटा मोटा टेक नौकरी, मतलब इंजीनियर की नौकरी, करीबन 50,000 रुपये महीने के कमा रहा है। बीवी भी कमा रही थी बट वो उसने छुपा पा रही थी, वो कोर्ट ने 10,000 रुपये महीने की मेंटेनेंस मांग दी। ठीक है, अब बीवी मांग रही है मेरे को चाहिए जी 2 करोड़। बट वो लॉजिक कहाँ से आ रहा है 2 करोड़ का? क्योंकि हस्बैंड्स फैमिली इज वर्थ सम 100 करोड़, 50-100 करोड़, वेरी वेरी वेल्थी फैमिली। पर लड़का कमा रहा है कम, क्योंकि भाई अभी शुरुआत है करियर में, अभी नौकरी पापा के बिजनेस में और जमीन संभालने के मूड काम नहीं में है। नहीं गए। हाँ बस जी हम अपने कमा रहे हैं इंडिपेंडेंटली, व्हाटएवर। तो मंथली मेंटेनेंस तो 10,000 रुपये महीना के, बट क्योंकि हस्बैंड का जो घर है दैट्स वर्थ सम 10 CR, तो वो घर में घुसने की, कब्जा करने की कोशिश कर रही थी। वी प्रिवेंटेड दैट फ्रॉम हैपनिंग लीगली एंड अदरवाइज ऑल्सो। तो उससे हम थोड़ा बचवा, अगर उसने कब्जा कर लिया होता देन शुड हैव बीन एबल टू आस्क फॉर मे बी 5 करोड़। पर क्योंकि हमने सिर्फ मेंटेनेंस 10,000 रुपये का ही मदने दिया, ऊपर से जो क्रिमिनल केस था वो सारा मैनेज कर लिया, अल्टीमेटली जो लड़की 2 करोड़ रुपए की डिमांड करी थी, लिटरली वो शादी के एक दिन बाद निकल गई थी, एक या आधे दिन के बाद निकल गई थी, कभी साथ में नहीं रहे उसके बाद। अच्छा। अरेंज मैरिज में। तो जी तो फिर सेटल हुआ मैटर 17 लाख में अल्टीमेटली, आफ्टर अबाउट 1 year ऑफ फाइटिंग। एंड दैट रिमाइंड्स मी, जो आपने पूछा था कि कोई बहुत ही बकवास वजह से शादी नहीं चली, इस वाले केस में लड़की कहती है कि सासू माँ ने बोल दिया कि जिस प्लेट में हमने अभी रोटी और सब्जी खाई है, यही प्लेट और कटोरी बचा लो, इसी के अंदर हम फिर से मतलब बर्तन एक्स्ट्रा धोएंगे, आप इसी में जो मीठा आई थिंक हलवा था या क्या था, हलवा इसी कटोरी में डाल दो ताकि कम बर्तन धोने पड़ेंगे। तो उसमें बहू कहती है कि नई नवेली बहू को पहले दिन शादी के तुम सासू माँ ऐसी बातें कर रही हो। दैट वाज हर पेन पॉइंट। एंड देन शी सेड मैं घर नहीं जाने वाली। शादी के अगले दिन मतलब वो रस्म के लिए किसी अपने मायके गई, अब वही रह गई फिर। और फिर जब लड़का गया लेने के लिए तो ससुर जी ने लड़के को वहीं धर लिया कि तू जो हमने अभी जो शादी में खर्चा किया ना, पैसे अभी निकाल। वाह। और लिटरली फिर और रिश्तेदार गए कि भाई छोड़ दो लड़के को, शरीफ आदमी, पतला दुबला सा, उसको मतलब इंटिमिडेट कर रहे हैं। देन उसको लेकर आए एंड देन फिर ये चालू हो। मेन वर्सेस वुमेन के केस में डू यू फाइंड कि मेन के ज्यादातर रीजंस डिवोर्स करने के ये हैं वर्सेस वुमेन के डिवोर्स सीक आउट करने के ज्यादातर ये रीजन है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? I will say that reasons are also very similar, right? Reasons such as, one of the biggest reasons is adultery. I will say I find equal number of men as cheaters, equal number of women as cheaters. That's equal. People It's like hard to to believe. People like to believe men cheat more. correct, but in my experience, women cheat as much as men do. I'm not saying every woman's a cheater, but neither is every man a cheater, right? Yeah. Then also there is पता है जब लोग बोलते हैं ना क्रूअल्टी, आई थिंक आई वुड लाइक टू थिंक दैट क्रूअल्टी इज नॉट सो मच क्रूअल्टी, इट इज अ साइकोलॉजिकल इलनेस of the spouse which is leading to them being so erratic that they don't treat you like a human being, or they don't treat you like with dignity. So I wouldn't say cruelty. I think it's psychological illness, right? Psychological illness which is leading to them acting in such an abhorrent way towards you, because of which the marriage goes down the drain. But again, that I feel equal amount and equal number of psychosis when it comes to men and women. स्पेसिफिक चीज नहीं अभी तक समझ में आई आपको कि men ज्यादातर ये But करते हैं? I will say this. A lot of times I feel that a woman, so I'll tell you not what are the reasons for men and women to file for divorce. I'll tell you what are the reasons for men and women to not file for divorce. That is some insight that I do have. Women a lot of times don't want to file for divorce or don't want to go towards separation because of the societal the fear of society and the fear of repercussions. I've talked about it before. Women sometimes they don't know about it and then they realize after the divorce has taken place. Some men are good, some men are bad, but a lot of men in India for some stupid reason feel that divorced women are wanting sex non-stop, and so they as much as harassment that a woman faces in daily life in India, unwelcome gestures, a divorced woman
you ask any divorced woman in India, she'll face 10 times the harassment than when she was single or married. Wow, okay. Because for some reason the mindset of the Indian man is that एक बार divorce हो चुकी है तो A, she's definitely had sex before, and B, अभी she's not having sex and she's not getting sex, so then I should go Reach in and out. help her out. And that's a big social repercussion for a woman, and life becomes very difficult हाँ. for a woman. So much so that I know a lot of women who never tell people that they're divorced. They would rather Wow. say I'm single, or they would rather say I'm married despite being divorced, because what happens after a woman discloses that she is divorced is a nightmare. And it's funny because I said this in a video once, and that was the first time I found that men's rights activists and feminists were both on the same page. They both said कि हाँ औरतों के साथ ही होता है, except the conclusion was a little different. Men said कि औरतों के साथ ऐसा होता है that so they should reconsider trying to trying to file for divorce. And women said देखो होता तो है, we completely agree. So good, bad, whatever होता है. So that was something that factually everybody agreed on, and nobody said कि भाई But for different reasons. for different reasons. So that's another thing. Yeah. But that is one insight that I thought was very interesting. But in terms of but for men, a big reason why they do not want to file for divorce, even if they're in a bad marriage, is one, the fear of the consequences of what is going to happen legally. Yeah. And second big thing is, part of that legal reason or the legal repercussion is, bhai, I've had thousands of men sit across from me and say, my wife is a cheater, a deserter, she beats me, she's cruel to the highest measure. I don't know what to do. I want to get a divorce, but I love my child or I love my children. एंड आप बताओ जी, इज इट पॉसिबल कि मेरे को मेरा बच्चा कस्टडी मिल जाए या कम से कम विजिटेशन राइट्स मिल जाए? एंड व्हेन आई एक्सप्लेन टू देम, या फिर एनीबॉडी एल्स एक्सप्लेन्स टू देम कि भैया थिंग्स आर गोइंग टू गेट डिफिकल्ट विद कस्टडी एंड विद विजिटेशन राइट्स, दे आर लाइक भाई मैं सह लूंगा, मैं सह लूंगा, तो जैसा हूं वैसे रह लूंगा अपने बच्चों की वजह से. That's correct. So to not file for divorce, women have to face the social consequences. Because बच्चे मिलते हैं, थोड़ा बहुत पैसा भी some days मिलता है, कभी कभार नहीं मिलता है. So that's another thing that goes on in your mind. कि अगर नहीं मिले तो फिर मैं better है कि मैं रह ही लूँ. But for a man, a big thing is कि भाई cases मेरे घर वालों के साथ क्या क्या होगा, जेल जाएंगे, पिटाई होगी, फलाना ढमकाना, and also कि बच्चों के साथ access का क्या होगा. And another thing I must mention is कि देखिए आज के दिन पे a man does not face so much of threat of arrest etc. पर जी 2014 तक इतना बुरा हाल था कि लड़की गई थाने, मेरे साथ दहेज प्रताड़ना हुई, पुलिस वाले भागे आते थे, सबको अरेस्ट करते थे, पति को तो पीटते थे सरासर, मतलब ढंग से बढ़िया. मुझे ऐसा लगता था कि अब ज्यादा हो गया है, ये कम हुआ है अब. ओह वाह, ओके. एब्सोल्युटली. बहुत मतलब इतने गंदे किस्से हमने सुने हैं. आदमी को अरेस्ट किया, पूरी फैमिली को अरेस्ट किया, जेल में डाल दिया. आदमी को तो कूट रहे हैं. आदमी को जानबूझ के हथकड़ियां लगा के उसके ऑफिस लेके जा रहे हैं, ऑफिस में परेड करा रहे हैं, चलो ऑफिस में घूम रहे हैं, एंड देन बोल रहे हैं कि हम जी इन्वेस्टिगेशन प्रूफ कलेक्ट करने आए हैं. बस परेड कराई हथकड़ी में और वापस, कि भाई इसकी बेइज्जती हो और चलो जी आगे. इन द ईयर 2014, वन ऑफ दीज सच केसेस, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सुप्रीम कोर्ट कहती है भैया ये हो गया, बहुत सारे छोटे केसेस भी हो गए और ये फालतू के आप अरेस्ट कर रहे हो, हम मैंडेट दे रहे हैं. ये नहीं बोला कि अरेस्ट मत करो, ये बोला कि अगर अरेस्ट करोगे तो रीजंस इन राइटिंग दो, एंड आपको उससे पहले मतलब यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ स्टेप्स टू इंश्योर कि मतलब दिस इज द कॉन्क्रीट रीजन जिसलिए हमको अरेस्ट करना पड़ रहा है. पर अब उस जजमेंट की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला अरेस्ट नहीं कर सकते, बट अब उस जजमेंट की वजह से पुलिस वाले इतना डरते हैं अरेस्ट करने के लिए कि वो बहुत सोच समझ के अरेस्ट करते हैं. तो आज के दिन पे मैं बोलूंगा स्टैटिस्टिकली, आज के दिन पे सिंस द पास्ट 7-8 years or 9 years or so, about 2 out of 100 husbands in a matrimonial dispute and a dowry harassment case are actually arrested, and even if they are arrested they spend like 10, 15, 20, 30 days in jail max. Things have improved significantly. सोशल मीडिया की वजह से लगता है ऐसा कि इम्प्रूव नहीं है, वर्स हो गई है, बट इट स्टैटिस्टिकली बोले तो ऐसा है, इम्प्रूवमेंट हुई है. Absolutely. लास्ट चीज आपसे पूछूंगा, यू रोट अ बुक 7 things men should know before getting married. Yes. So I'm sure बहुत सारे लोग, इनफैक्ट आपने भी शादी नहीं की. That is correct. आपने बुक पढ़ी थी क्या खुद की? क्यों नहीं किया आपने शादी, या करनी ही नहीं है, क्या रीजन है? मतलब मैं क्यूरियस हूँ. ये मैं दोस्तों को बताता हूँ, आपके साथ मैंने कुछ ज्यादा ही कैंडिड हो गया हूँ. मैं ये लीगली नहीं बोलूंगा ये मैं, बट एंड लोग बोलते हैं कि भाई इसलिए डिवोर्स लॉ प्रैक्टिस मत करो क्योंकि फिर ना मतलब भरोसा सा उठ जाता है. मेरा ना एक पर्सनल ओपिनियन ये है कि आई फील द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज ब्रोकन टू सच एन एक्सटेंट दैट वी हैव टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव, राइट? प्लस मैं ये भी बोलता हूँ कि फॉर सम इंडिविजुअल्स इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड अगर आप शादी करो. तो जैसे मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स हैं जितनों ने भी शादी करी है ना, ये वो सब हैं जो या तो सरकारी नौकरी में है या फिर एक स्टेबल प्राइवेट नौकरी में है, जहाँ पे वो कहते हैं भाई अगर मैक्सिमम वर्स्ट के सिनारियो अगर केसेस होते भी हैं
तो कुछ बहुत ज़्यादा ठुकना ठुकाना नहीं होने वाला, राइट? हम्म। बहुत ज़्यादा नहीं हम खींचने वाले। मेरे जो एंटरप्रेन्योर दोस्त हैं, बिजनेस ओनर दोस्त हैं या प्रोफेशनल दोस्त हैं, वो 10 बार सोचते हैं। I also am not married for the same reasons. Precisely, हाँ right? So one is you have to, not say that, oh, women are हाँ gold diggers out there to get me. But the point is ki, A, you have to be very careful before making that decision. And B, another thing that you and I both understand, that everybody understands, human people change, right? You may be marrying an angel, हम्म but you don't know who her friends are. You don't know what social media is teaching her. You don't know what her family is telling her. You don't know what her, you know, इतनी बार तो it's the office colleagues, it's the friend circle, it's the influence. friend of friends, it's social media saying कि भाई मतलब मतलब the tragedy is आदमी या औरत किसी हैप्पी कपल की फोटोज देख रहा है ऑन इंस्टाग्राम और बोल रहा है कि देखो जी आई डोंट हैव दैट इन माय लाइफ, बट उसको ये नहीं पता कि ये जो कपल है दे फील लाइक यार मैं कहाँ फंस गया एंड दे आर ट्राइंग टू मेक देयर मैरिज वर्क एंड वन ऑफ द वेज दे फील लाइक वी शुड मेक आवर मैरिज वर्क इज गेट वैलिडेशन फ्रॉम अदर पीपल अबाउट हाउ गुड लुकिंग और हाउ लविंग कपल वी आर. Yeah. उसके लिए लेट्स कीप पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया डिस्पाइट वी फील हॉरिबल. तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ हम्म कि जी अगर आपके दोस्त सोशल मीडिया पे अपनी परफेक्ट लाइफ दिखा रहे हैं ना, स्पेशली शादीशुदा, आप मान के चलो उतनी ही उनकी जिंदगी ज्यादा खराब है. जो प्यार में एक बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं ना, उनके बाद एंड द हैप्पीएस्ट कपल्स आई नो वो पोस्ट ही नहीं कुछ करते पोस्ट जी. नहीं करते. एक तो है कि जी टाइम नहीं है, दूसरा है दे अंडरस्टैंड दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ नजर इज हाँ. वेरी 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 रियल. क्या बात कर रहे हो, ये एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट मेरे को चेतन भगत ने बोली थी अच्छा इसी कुर्सी पे बैठ के अच्छा. कि नजर इज रियल. ठीक है, तो मैं सोशल मीडिया के बारे में बात कर Perhaps रहा I था have उनसे. seen that reel. Perhaps सकता I've seen that reel as well. But it is true. It is हाँ. very true. और सब लोगों ने कमेंट किया था ऐसे थोड़ी होता है वैसे थोड़ी होता है, बट इट्स आई हैव फेल्ट इट. क्या एंड पीपल लाइक यू कमिंग एंड सेइंग, इवन चेतन भगत सेइंग कि नजर इज रियल, कुछ ना कुछ तो उसमें ट्रुथ होगा. Absolutely. ऑल्दो इट्स नॉट Absolutely. साइंटिफिकली विच यू कैन प्रूव. Hmm. आई नो लॉट ऑफ पीपल विल से यार ये क्या बात हुई, ऐसे फालतू बात कर रहे हो, बट ऐसा तो फिर भगवान का भी प्रूफ नहीं है Right. करने को अगर ऐसे बोलो तो. Right. बट यू स्टिल बिलीव इन गॉड, राइट? यू स्टिल गो टू टेम्पल्स, यू स्टिल गो टू गुरुद्वारा एंड स्टिल अपनी अपनी तरीके से आप भगवान को मानते ही हो ना, जैसे भी मानते हो. तो ये भी चीजें मानने की होती हैं, मानने चाहो तो. Is jealousy not a human emotion? या Right. कैन यू प्रूव जेलसी? But it's how you put labels हाँ on and on anything and everything, right? Now, if I say I feel something, I need a dictionary word हाँ in my language, be it English, Hindi, Tamil, etc. How do I label this, right? Can I prove it? No. But the point is, okay, can we prove nazar? Can we prove, let's say, can we 100% prove कि नजर ही लगी है. anything at all? Can we prove a soul? Can we prove anything at all for that matter? या But okay, let's say nazar is not real. Just for example, someone says my friend said manifestation is not real. Okay, can we break it down? Can we say that if manifestation is not real, can we say that having a goal and you focusing on that goal and you taking persistent action in the knowing that yes, I want to achieve this goal, do you not think it increases your odds of success? Similarly, nazar, okay, maybe it seems like an ephemeral concept ki bhai nazar hai. Okay, maybe you don't want to believe in negative energy also, right? But can you not believe that statistically you are increasing your chances of someone coming in and having enough data such as अरे तुमने तो यहाँ गए थे, ऐसा ऐसा हुआ था or something, right? A, you're giving data, right? B, there is a concept of human emotion called jealousy. हाँ हाँ बिल्कुल. You may not be able to prove it, but you understand that there's something like that. What is happiness? We don't know. What is jealousy? We have a little bit of an idea. You are, putting things out there which someone who does not have it will feel that emotion, which you may label as jealousy. Now that jealousy may by itself not do something, but do you not think that jealousy coupled with data can statistically increase your chances of something happening? So maybe nazar by itself you cannot prove, but are you not increasing your chances of some problem happening? मेरा आप बहुत डिफरेंट डायरेक्शन में ये कॉन्वर्सेशन जा रही है, बट मेरे पास एक इंटरेस्टिंग बात है इसके ऊपर, मैनिफेस्टेशन के ऊपर आप बात कर रहे हो. तो क्वांटम फिजिक्स में क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज़ का जो स्टेट है, मैं मान लो बोल देता हूँ कि यार ये बिल्ली बॉक्स में जिंदा है या मरी हुई है, जो Schrodinger's cat. राइट. अब ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि हो सकता है बिल्ली जिंदा हो सकता है बिल्ली मरी हो, अनटिल अनलेस मैं उस बिल्ली को बॉक्स खोल के देखता हूँ तब तक मुझे नहीं पता. तो क्वांटम फिजिक्स में कॉन्सेप्ट यही है, पैरेलल यूनिवर्स में मैनिफेस्टेशन का प्रूफ जो लोग थ्योरी देते हैं कि यार कुछ यूनिवर्सेस में आप विजुअलाइज कर रहे हो या आपने एक अंडरस्टैंडिंग बना ली कि यार मेरे पास तो इस कलर की गाड़ी है, राइट. अब क्योंकि वो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, अपनी रियलिटी को आप उस थॉट के बेसिस पे क्वांटम फिजिक्स के थ्रू चेंज कर सकते हो. Absolutely. And
to that, because we're talking about divorce law, हाँ this is something जिसके बारे में मैंने एक दो बार बात किया है, invited a lot of skepticism of people. I say I am such a big believer in manifestation, and that too, in every aspect of life. I have seen clients exercise manifestation, maybe consciously, maybe subconsciously, but I'm seeing manifestation at work, and I've seen इन डिवोर्सेस absolutely, क्या and बात I'm कर रहे हैं? seeing, अच्छा, and हाँ in divorce cases, हाँ and I am seeing, again, you may call it woo woo, you may call it manifestation, you may call it goal setting, you may हाँ call it staying calm and composed with a clear focus on your goal, you call it potato or potato. हम्म I very fondly give this example of this one client जिसका मैं कहता हूँ he had every reason to get screwed so horribly bad in his divorce case, हम्म and he had a great lawyer, sure, हाँ but I'm telling you, I can't pull rabbits out of a hat, हाँ right? I can't pull off miracles, but I'm telling you, and there are 100 moving parts and components in every case. I say all my cases, about 70% things go right, 30% things go upper niche, which हाँ I tell the client we are throwing everything at it and we'll have some success here or there, statistically speaking. In this particular client's case, despite having the situation was structured in such a way that he was set up to lose horribly in every step of the way, in every single way. He was earning 10 times more money than his wife. Her uncle was a senior advocate in the same city that the dispute was going on. हाँ She worked in a women's rights NGO. She knew exactly what to do, how to do it. She had the right connections and everything. Everything could have gone wrong for this client. Everything that we tried, and which I am saying we try 5 times more than what we should because we don't know what will work, as I mentioned. Normally 70% things work, or 60% or 50%. This client, every single thing that we did, as if all the stars aligned, and it's just everything happened so easily. हाँ और Client, उसने बोला कि मैं मैनिफेस्टेशन करता हूँ I don't know. I'll call up the client and I'll ask him, हाँ do you manifest? I don't know. But I'll tell you this. I could see him. Maybe he talks about it, maybe he doesn't. हाँ But I could see this man as a literal manifestation of the concept of manifestation. What do I mean is, he had every reason to be screwed up. I've had clients जिनका मतलब they have nothing to lose, उनके साथ कुछ नहीं होने वाला, and they are worrying themselves to death. This man had everything to lose. और एक होता है delusional confidence on the basis of facts. He had complete clarity on the facts because I had given him clarity कि भाई you have a lot to lose. This man always kept saying, Amish ji, we'll manage it. Amish, with this calm composure of a man who understands that life will work out for him. He just kept saying, Amish ji, yes, we'll handle it. Trust in you. There's no problem. Figure it out. No worries. वाओ And the way he said no worries, right? Despite me getting worried for him, हाँ I am telling you, I believe that he manifested हाँ that every single thing went so beautifully for him. And I've talked about it in a couple of videos, right? But जब भी मैं manifestation के बारे में बात करता हूँ, इंटरनेट वाली जनता आके इतना मतलब bash करती है, कहती है भाई तू वकालत करे. I am a big believer, हाँ and I say perhaps you should believe, right? I have another client who actually kind of coaches people on the aspect of manifestation as well. And his case also, so this first case that I talked about, wife was asking for 2 crore rupees for a marriage जो 10 दिन की शादी नहीं थी, 10 या 15 दिन की शादी नहीं थी. The settlement ended in about, I think, 17 or 18 lakh rupees. Strategy, everything, right? This is another client, बीवी 5 crore मांग रही थी, and थोड़ा जल्दी में to wrap up things, he paid 1.5 CR after all the strategies and everything, and he told me, I understand how manifestation works, and he says, and I've seen him achieve all that he has ever manifested, and he said, I manifested the fact that my wife caught me cheating, right? Because when I used to cheat, right, I used to be afraid that my wife's going to catch me, right? And she did, because I manifested it. So at the end of it, after several years of fighting, he says that I forgot my own lessons, and that is why I was going on these cases for so long, because I was manifesting the fact that there's going to be a lot of conflict with my wife. And so I, kind of revised my own lessons, and I manifested. I used to every day say, not negativity, my wife's, beaten down, etc. This is what they say in, the power of manifestation circles, that, you don't focus on the negative, right? You always focus on the positive. So what is the positive that he could focus on in this situation? He says, I always envisaged my wife smiling, shaking my hand, and walking away as a distant memory to be gone forever. And that's precisely what happened for him. About 8 साल या 9 साल से केस चल रहा था. He said, I started doing this. Obviously, around that time, Amish Agarwal bhi aaye, to help him out with this complex situation. But 6 months later, 5 crore ka 1.5 crore mein settlement hua, which was a very good amount for the client, which was not too big of a deal. A very reasonable amount for the client, and the client was able to wrap it up. So I say, I'm a big believer in manifestation. I've seen it happen for a lot of people. I feel I've manifested a lot of things in my life.
I don't know if it's right for me to say. I'm also careful about what I manifest because I understand that manifestation is so powerful that you almost manifest whatever you focus on. Sometimes the good, sometimes the bad, sometimes like a genie granting you wish. Bad wrapped up as good. So you have to be very careful of what you manifest either as well, right? एक चीज बताओ, आई एम वेरी, क्योंकि हम डिमांड्स तो नहीं, हम डिजायर्स की बात कर रहे हैं. हाउ मच मनी डू यू थिंक अ गुड एडवोकेट इन सुप्रीम कोर्ट यूजुअली कैन मेक? You'll see a lot of videos on the internet कि जी 1 करोड़ भी दिन का कमाते हैं, हाँ, रियलिटी है 10 वो? लाख रुपए पर अपीयरेंस चार्ज करते हैं. That is also the reality. There is also the other side of the equation where there are Supreme Court lawyers who make less than 30,000 a month अच्छा. after 20, 30, 40 years of experience as well. A small component, I would say it's equal measures of competence, connections, luck, persistence. Equal measures. You may have 3, but you don't have the 4th. Either of which of these permutations, combinations, you will still fall short. Right? Equal measures of all 4. एक लास्ट चीज बताओ मुझे, मैं उस पर स्टार्ट किया था 7 थिंग्स जो लोगों को पता होनी चाहिए बिफोर गेटिंग मैरिड, स्पेशली मैन. उसमें से 2-3 बता दो ताकि लोगों को एक टेक अवे मिल जाए कि आज की पूरी कॉन्वर्सेशन थी भाई, ये आपको पता होना चाहिए शादी करने से पहले. Top things. The duration of the marriage does not matter. शादी को आपको 1 दिन हुआ हो या 20 साल हुए हो, your responsibility to give maintenance and alimony and child support remains the same. So be very careful and don't think कि शादी को तो सिर्फ इतने दिन हुए हैं तो कुछ नहीं है. Second, मान लो चलो कि भाई your proof of innocence is not going to matter much. आपके पास proof है कि बीवी ने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया. That's not going to help you in your case. What you need to focus on if this thing goes to that extent is legal strategy. How strategic are you? How strategic is your wife? That matters far more than what is your proof. Proof को देखा ही नहीं जाता है, right? Cases stretch on for several years, etc. Now, cases stretch on for several years. चलो ये मान लो, cases stretch on for several years. That can be good for you or it can be bad for you. It's not necessarily bad for you. For example, if a wife wants maintenance, there are 100 ways a smart or a cunning husband can delay paying maintenance for the next 5 years. But on the other flip side, if a husband or a father wants custody or even visitation rights, कि बच्चे की शक्ल तो देखने दो. A mother can deny the father even access to the face of the child for 5, 7, 10 years as well. So process, for some is punishment, for some it's a reward. Right? Another is the wife, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि शादी के पहले रिश्ते के टाइम पे देर शोइंग ऑफ कि जी हमारा घर इतना बढ़िया, हमारा ये इतना बढ़िया, हमारा इतना घर, ये घर 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 घर, या फिर अभी ये किराए के घर था बट हमने अभी जी एक नया घर लिया, ये गाड़ी ली, ताकि हम लड़की वालों को दिखा सकें दैट वी डिजर्व योर डॉटर. और वो देख के लड़की इंप्रेस होकर घर आती है और अगर चीजें नहीं चलती है ना तो लड़की उसी घर पे कब्जा करने की भी कोशिश करती है. शी हैज अ राइट टू रेजिडेंस ऑर्डर्स अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट. और 2020 तक सुप्रीम कोर्ट कहती थी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कहता है अगर हस्बैंड का 1% भी ओनरशिप है घर के अंदर तो भी लड़की का रहने का हक है. बट अगर 1% भी नहीं है तो जी लड़की को नहीं है रहने का हक, उसको हिस्सा नहीं मिलता, उसको सिर्फ रहने का हक मिलता है, राइट टू रिजाइड. बट सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के बाद बोला कि नहीं जी, अगर हस्बैंड के किसी रिलेटिव का भी 1% भी हिस्सा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पिताजी इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी और माई फादर हैज 1% ओनरशिप इन द हाउस दैट आई लिव इन और दैट ही लिव्स इन, माई वाइफ हैज नेवर लिव्ड इन, वो आके घर पे कब्जा कर सकती है और कब्जा करके तुमको घर से बाहर भी निकाल सकते हो. दैट्स अनदर थिंग यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट. इसलिए मैं कहता हूँ अगर शादी करने की सोच रहे हो तो अपने घर में जिसमें रह रहे हो ना उसको चढ़ा दो किराए पे, एक्चुअल किराए पे किराएदार को चढ़ा दो. घर खाली नहीं रखना है कभी भी, क्योंकि ताला तोड़ के भी अंदर घुस सकती है. उसको घर पे, उस घर को किराए पे चढ़ा दो. वो जो किराया आ रहा है ना उससे एक और किराए पे मकान ले लो, क्योंकि अगर जब बीवी के साथ झगड़ा होता है और तुम छोड़ के जाते हो या वो भगा देती है, उस घर पे कब्जा करती है, तो तुम्हारा क्या नुकसान है? वो लैंडलॉर्ड की प्रॉब्लम बन गई, नॉट योर प्रॉब्लम. राइट. अनदर थिंग आई वुड से इज कि अगर आपके अकाउंट्स में थोड़े बहुत अच्छी सेविंग्स हैं, पैसे वैसे हैं, तो झगड़ा स्टार्ट होने से पहले नहीं, शादी से पहले ही अपने पेरेंट्स को थोड़ा बहुत आप पैसा अपना दे दो. बिकॉज मम्मी के नाम पे कर देना इज नॉट इनफ. शादी से पहले यू ट्रांसफर एसेट्स टू योर पेरेंट्स, यू से दैट दिस वाज व्हाटएवर आपने बचपन में खर्चा किया, मैं आज आपको दे रहा हूँ, गिफ्ट कर दिया, कुछ भी कर दिया, दैट प्रोटेक्ट्स योर एसेट्स फॉर अ गुड अमाउंट. बट एक और चीज आपको याद रखनी है कि क्योंकि आपने फॉर एग्जाम्पल मम्मी एंड पापा बोथ के नाम अपनी पूरी प्रॉपर्टी कर दी, बट यू हैव अदर ब्रदर्स और सिस्टर्स, तो अगर उनका देहांत हो गया तो उसका हिस्सा भी आपके ब्रदर सिस्टर पे चला जाएगा. फिर वो आपके साथ, उनका साथ भी झगड़ा है. इट्स नॉट अ हाइपोथेसिस, इट्स अ रियल पॉसिबिलिटी. तो जी मम्मी पापा को अगर दे भी रहे हो गिफ्ट में टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अ फ्यूचर पॉसिबल डिफिकल्टी विद योर वाइफ, तो मम्मी पापा से एक वसीयत भी लिखवा के रजिस्टर भी करवा देना. एटलीस्ट जो मैंने प्रॉपर्टीज दी हैं वो कम से कम हमारे इसी पर्टिकुलर संतान के पास वापस चली जाए. There's nothing you should have to be concerned about. Another thing is
वेरी सैड टू से कि भाई मतलब अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप अभी डेट कर रहे हो या आप शादी रिश्ता देख रहे हो और अब आप कहते हो ये किताब पढ़ के या ये पॉडकास्ट सुन के कि मैं भी ना ही करूं मैं, और आप कहते हो जी शादी कैंसिल, वहां पे भी प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत बार फिर शादी का झूठा वादा का एलिगेशन लगता है। उसमें भी आई विल से 95% ऑफ द टाइम्स इट इज अ गुड आइडिया कि आप तब भी शादी मत करो। अच्छा 5% ऑफ द टाइम्स आप कब शादी करना कंसिडर कर सकते हो कि मैं शादी अभी कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को एडवाइस मिलती है रेप का केस लगने वाला है, अभी शादी कर लो, वो थोड़े दिन बाद वो डिवोर्स का केस डाल देना। अभी तो आज के दिन पे तो आपके ऊपर सिर्फ रेप का केस डल रहा है, जो आपको बेल मिलने में मुश्किल होगी, जो होगी थोड़ी सी मुश्किल होगी, स्पेशली क्योंकि शादी का झूठा वादा वाला जो रेप केस होता है, इफ यू हैव अ गुड लॉयर एंड यू हैव द गुड फैक्ट्स एंड यू मूव बेल क्विकली प्रॉपर्ली, आप अरेस्ट से भी बच सकते हो। अगर अरेस्ट हो भी गए तो 5-10-15 दिन में जेल से बाहर निकल आओगे, तो जो प्रॉब्लम हुई वो हुई, बट कम से कम रेप केस में लड़की आपसे मेंटेनेंस नहीं मांग सकती, लड़की आपके घर पे कब्जा करने की कोशिश नहीं कर सकती, लड़की आपके माँ बाप के ऊपर दहेज प्रताड़ना का केस नहीं कर सकती। पर कभी कभार इट डज मेक सेंस कि आप चलो शादी कर लो, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई इनकम नहीं है या लड़की 50,000 रुपये महीना कमा रही है, आप 75 कमा रहे हो, सो आपको कोई मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, आपके पेरेंट्स जो है बहुत ही दूर कहीं 5,000 किलोमीटर दूर कहीं रहते हैं एंड आपके पेरेंट्स मिल नहीं रहे लड़की से बिल्कुल भी, एंड वो मे बी मतलब देयर आर सर्टेन स्टेप्स टू टेक टू डिस्टेंस फ्रॉम द बॉय एंड द गर्ल, तो कर लो, स्टिल मेक सेंस। बट 95% ऑफ द टाइम्स इट्स अ वेरी वेरी रिस्की प्रोपोजिशन फॉर समवन टू मैरी अ गर्ल, तो उसमें भी यू हैव टू बी केयरफुल। उसमें आई विल सजेस्ट कि अगर आप चीज़ें काट रहे हो तो डोंट जस्ट बी लाइक ओके टाटा बाय बाय, एंड वेट की लड़की जो है मतलब आपके ऊपर केस कर रही है, यू कैन टेक सम स्टेप्स व्हिच डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन, टॉक टू अ लॉयर अबाउट preventive steps to take when you are cutting off a relationship in that kind of a scenario. I think that's what. And another thing I would finally say is prenups in India are not valid, technically speaking. That's what people think. But what I call is a quasi prenup. Prenup basically कहता है कि हम ये agreement sign कर रहे हैं कि अगर शादी का बाद में झगड़ा होता है तो आपको लड़की कह रही है कि मैं कुछ नहीं लूंगी। देखिए जी, मतलब सिमिलर तरीके से मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी लिखा है कि आप पेनल्टी क्लॉज को आप इन्फोर्स नहीं करा सकते। फॉर एग्जांपल आपने मुझको अपना मकान दिया किराए पे और बहुत सारे लैंडलॉर्ड ये लिखते हैं कि अगर आपने पेमेंट नहीं करी ऑन टाइम तो आप जी दोगे 1,00,000 रुपए एडिशनल पर डे, राइट? उसको कोर्ट कहती है दिस इज अ पेनल्टी क्लॉज, एंड सेक्शन 72 है या 73 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो कहता है कि पेनल्टी क्लॉजेस आर नॉट एन्फोर्सेबल। बट वही सेक्शन ये बोलता है कि पेनल्टी क्लॉजेस आर नॉट एन्फोर्सेबल बट लिक्विडेटेड डैमेजेस इज एन्फोर्सेबल। तो अगर आप बोलोगे कि जी 1,00,000 रुपए पर डे का आपको पेनल्टी देनी है या 1,00,000 रुपए पर डे का आपको अमाउंट देना है, दैट्स अ पेनल्टी क्लॉज नॉट एन्फोर्सेबल। तो अगर आप ये लिखो कि अगर आपकी तरफ से मेरे पास किराया टाइम पे नहीं आया तो इस प्रॉपर्टी की जो मॉर्गेज है जो मुझे भरनी है उसके ऊपर उसका बैंक मेरे ऊपर इतना XYZ अमाउंट लगाएगा, जिसकी वजह से आप आज के दिन पे ये अग्रीमेंट में साइन करके दे रहे हो कि अगर आपने नहीं दिया तो जो मेरा नुकसान होगा उसका भरपाना करने के लिए कैलकुलेटेड अमाउंट है, लिक्विडेटेड मतलब कैलकुलेटेड अमाउंट है 1,00,000 रुपए पर डे का आपको देना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप आई से साइन करवाते हो ना क्वाज़ी प्रीनप में डॉक्यूमेंट में कि मैं कुछ नहीं लूंगी अगर शादी टूटती है, तो वो नहीं चल पाएगा। पर अगर आप लिखवाते हो कि क्योंकि मेरे नाम पे ये एसेट्स हैं, क्योंकि मैं अपनी जॉब में ये कमाती हूँ, तो मैं अंडरटेकिंग देती हूँ कि अगर हमारा सेपरेशन होता है तो मैं कोई अमाउंट नहीं लूंगी, राइट? दिस विल वर्क। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट आप ये भी लिखवाओ कि इसी एफिडेविट के अंदर कि यस बोथ पार्टीज अग्री कि ना तो दहेज की डिमांड हुई है, ना ही कुछ दिया गया है, ना कुछ लिया गया है। ऑन टॉप ऑफ दैट अनदर थर्ड बिग कंटेंशन है, लड़की बोलती है जी शादी में मेरा इतना खर्चा हुआ, इतना खर्चा हुआ, इतना खर्चा हुआ। जो एक्चुअल शादी में खर्चा है ना वो आप लिख लो कि जी इतना खर्चा हो रहा है, इतना खर्चा और प्रोजेक्टेड है, एक्सेट्रा। सो हैविंग अ you want to call it a prenup, you want to call it a comic book, call it whatever, but documenting the terms and conditions under which you are entering into the holy sacrament of marriage is very beneficial for a lot of people. I think that's about it. क्रेजी। थैंक यू अमीश भाई, थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट एंड तक देखने के लिए। अब आपसे मुझे 3 फेवर्स चाहिए एंड आई रियली होप कि आप ये मेरी तीनों विश पूरी करोगे। पहला, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे हम उतने अच्छे और इम्पॉर्टेंट गेस्ट को आप तक लेके आ पाएंगे। दूसरा, मुझे प्लीज़ कमेंट में ये बताओ कि आपको इस पूरे एपिसोड में सबसे अच्छा क्या लगा, एंड ऐसे कौन से गेस्ट हैं जो हम अपने पॉडकास्ट पे बुलाएं, उनका नाम प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताओ। एंड तीसरा फेवर, ये एपिसोड प्लीज़ एक इंसान के साथ तो आपको ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि हो सकता है उनकी लाइफ में उनको कुछ नया सीखने को मिल जाए। आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड आई लव यू ऑल।